अध्याय 551 निंग परिवार के खून से उत्तराधिकारी। अध्याय 551 निंग परिवार के खून से उत्तराधिकारी। निंग शी और निंग तियानक्सिन एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। निंग तियानक्सिन कमजोर इंसान था और कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए निंग शी बोली, दादाजी रुकिए, आप ऐसे नहीं हो सकते। इतने सालों बाद आपने मुझे सबसे पहले यही कहा कि मुझे शादी के लिए उकसाओ। जानते हो किस तरह के दादाजी प्यारे नहीं होते, वो होते हैं जो अपने पोते पोतियों पर शादी करने का दबाव डालते हैं। निंग जियुआन ने उसे जिद्दी नजरों से देखा। तो फिर तुम्हें पता है कैसी पोती प्यारी नहीं होती, तुम्हारे जैसी, हमेशा बाहर घूमती रहती है और वापस नहीं आती, और मेरे लिए कोई परपोता परपोती पैदा नहीं करती। मैं तो आज 70 साल की हो गई हूँ, मेरे पास और कितने साल बचे हैं? निंग शी उसके खंडन से अवाक रह गई। निंग जियुआन ने भोज हॉल की ओर देखा और उनसे उदास स्वर में कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आप दोनों को मजबूर करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपकी पीढ़ी तक तो कोई लड़का नहीं हुआ, मैं परिवार का कारोबार किसे सौंपूं? क्या आप मुझे गोद ली हुई निंग जुएलुओ को सौंपने के लिए कह रहे हैं, या आपके दूसरे चाचा की 2 नाजायज बेटियों को? अपने दादा की बात सुनकर निंग शी और निंग तियानक्सिन दोनों ने शर्म से नीचे देखा। निंग शी विवाह विहीन सिद्धांत पर जीती थी। वह संभवतः जीवन भर कभी विवाह नहीं करेगी और न ही एक बच्चे को पारिवारिक व्यवसाय संभालने देगी। निंग तियानक्सिन के मन में पहले से ही कोई था, लेकिन उन्होंने मौका गंवा दिया। इतने सालों बाद भी वह उसे जाने नहीं दे सकती थी और किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए वह दादाजी की इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रही थी। निंग तियानक्सिन के पिता, जो निंग शी के दूसरे चाचा भी थे, निंग याओबांग, निंग तियानक्सिन पर किसी और से शादी करने और एक उत्तराधिकारी को जन्म देने का दबाव डालना चाहते थे, लेकिन नाजुक निंग तियानक्सिन अंदर से जिद्दी थी। उसने शादी न करने की जिद की और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसलिए निंग याओबांग ने बेतहाशा कोशिश में अपने बीज बाहर बोए और अपनी नाजायज बेटियों को पाला, इस उम्मीद में कि वे जल्द ही एक उत्तराधिकारी को जन्म दे सकें। जहां तक निंग जुएलुओ का सवाल है, भले ही उसे गोद लिया गया था, ऐसा लगता है कि उन्होंने सु परिवार के साथ इस बात पर चर्चा की थी कि उसके पहले जन्मे बच्चे का उपनाम निंग होगा। निंग याओहुआ बेचैनी से निंग याओबांग से लड़ रहा था। निंग याओहुआ की सबसे बड़ी खूबी निंग जुएलुओ का प्रभाव और सु परिवार से उसकी शादी थी, जबकि निंग याओबांग की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि भले ही उसका कोई बेटा न हो, कम से कम उसकी सभी बेटियां उसकी सगी बेटियां थीं। अगर उनमें से किसी ने भी बेटे को जन्म दिया तो वह निंग परिवार का उत्तराधिकारी होगा। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, बात बेमानी होती गई। निंग शी और निंग तियानक्सिन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अपने दादाजी को क्या जवाब दें। वे उनसे वादा तो नहीं कर सकती थीं, लेकिन उनका दिल तोड़ने के लिए इतनी भी निर्दयी नहीं थीं। अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई, पिताजी, बहुत से लोग आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ पिछवाड़े में क्यों हैं? उयो निंग शी, जब झूंग लिंग्यू बोल रही थी, उसने देखा कि निंग तियानक्सिन और निंग जियुआन के साथ कोई और भी था। ये समझने के बाद कि यह निंग कसी है, झूंग लिंग्यू के चेहरे पर उदासी छा गई और वह उस पर चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ बहुत सारे मेहमान हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? बाहर निकल जाओ। निंग शी के कुछ कहने से पहले ही बूढ़ा आदमी भड़क गया। बेवकूफी है, जियाओ शी मेरी सगी पोती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे बाहर निकाल सकते हो? झूंग लिंग्यू चिंतित थी और उसने ध्यान से चारों ओर देखा। पिताजी, कृपया अपनी आवाज धीमी रखें। किस लिए? क्या मैं गलत हूँ? क्या जियाओ शी आपकी बेटी नहीं है? निंग जियुआन उसके चिंतित हाव भाव देखकर और भी क्रोधित हो गया। अध्याय 552 जियोशी की पहचान की घोषणा। अध्याय 552 जियोशी की पहचान की घोषणा। डांट खाई झूंग लिंग्यू ने निंग शी को घूरा, फिर उसने निंग जियुआन से धीरे से माफी मांगी। पिताजी, मेरा यह मतलब नहीं था, जैसा कि आप जानते होंगे। बहुत से लोग नहीं जानते कि जियाओ शी मेरी है। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, मैंने तुमसे जियाओ शी की पहचान घोषित करने को कहा था। वह पहले विदेश में पढ़ रही थी, लेकिन अब वापस आ गई है। आज सब यहाँ हैं और तुम सबको बताओगे कि जियाओ शी हमारे निंग परिवार का हिस्सा है। झूंग लिंग्यू ने भयभीत होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या? पिताजी, बिल्कुल नहीं, मैं असहमत हूँ। उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे निंग शी कोई घिनौना और भयानक जानवर हो जिसे दुनिया से छुपाना जरूरी हो। उस समय जब वह घर लौटी होती तो अपनी जैविक माँ के चेहरे पर ऐसा भाव देखकर उसका दिल टूट जाता, लेकिन अब किसी भी प्रकार की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। निंग तियानक्सिन को ये पता नहीं था कि निंग शी पर क्या बीत रही है, इसलिए उसे उसके लिए बहुत दुख हुआ और उसने अपनी चचेरी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। निंग तियानक्सिन की पकड़ से निंग शी को अपने दिल में गर्माहट का एहसास हुआ और उसने उसे एक खुश मुस्कान दी। उसकी मुस्कान सूरज की तरह गर्म थी और एक अलौकिक प्रकार की खुशी लाती थी। निंग तियानक्सिन को निंग शी से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और वह हैरान रह गई। जैसे ही निंग जियुआन और झूंग लिंग्यू ने चर्चा की, कुछ लोग आए थे। निंग याओहुआ, निंग जुएलुओ, निंग याओबांग और उसकी 2 नाजायज बेटियां समूह में शामिल हो गईं। निंग याओबांग की पत्नी के अलावा, जो कुछ रिश्तों की जटिलताओं के कारण वहां मौजूद नहीं थी, निंग परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। क्या हुआ? तुम दोनों में बहस क्यों शुरू हो गई? निंग याओहुआ ने भौहें चढ़ाईं, फिर उसने निंग शी को देखा और उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम यहाँ क्यों हो? उसे हैरानी हुई कि उसकी पत्नी उसके पिता से बहस शुरू कर देगी। जैसी कि उम्मीद थी, हर बार जब ये लड़की दिखाई देती तो कुछ बुरा होता। झूंग लिंग्यू ने देखा कि उसका पति यहाँ था और उसने जल्दी से उससे कहा, याओहुआ, कृपया अपने पिता को मना लो।
वह आज जियोशी की पहचान की घोषणा करना चाहते हैं। निंग याओहुआ ने आश्चर्य से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। पिताजी, क्या आप भ्रमित हैं? धिक्कार है, क्या इस बदमाश ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? निंग याओहुआ ने निंग शी को संदिग्ध दृष्टि से देखा। निंग जियुआन ने अपनी छड़ी जमीन पर मारते हुए कहा, इसका दोष जियाओ शी पर मत डालो। यह मेरा विचार था, अब तुम ही बताओ, इसमें गलत क्या है? ठीक है, इसमें गलत क्या है? क्या निंग शी तुम्हारी असली बेटी नहीं है? निंग याओबांग आग में घी डालते हुए बोला। उसके उत्तेजक लहजे से निंग याओहुआ को गुस्सा आ गया। चुप रहो, ये तुम्हारा काम नहीं है। निंग याओहुआ के दबंग रवैये से निंग याओबांग भड़क गया, जिसने जवाब दिया, भाई, आपका ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है। मैं भी निंग परिवार का सदस्य हूँ, यह मेरा काम नहीं है। अरे बाप रे, बिजनेस मैनेजर होना क्या बड़ी बात थी? उसे तो कोई शेयर नहीं मिले थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पर ऐसे चिल्लाने की? फिर भी उसे एक असाधारण बेटी का आशीर्वाद मिला। वह न केवल ढेर सारा धन लेकर आए, बल्कि एक उत्कृष्ट दामाद भी लेकर आए। क्या निंग जुएलुओ निंग याओहुआ के लिए सौभाग्य ला सकती थी, जैसा कि मास्टर लॉन्ग ने बताया था? हे भगवान, निंग याओहुआ को किस तरह का भाग्य मिला था कि उसे इतना मूल्यवान सुनहरा अंडा मिल गया। ये तो अच्छी बात थी कि उसकी सगी बेटी इतनी बुरी थी। वह निंग शी की वापसी का इंतजार कर रहा था ताकि निंग याओहुआ की जिंदगी में उथल पुथल मचा सके। 5 साल पहले जो हुआ था, उसे सोचकर ही वह रोमांचित हो जाता था। अध्याय 553, अंततः सब कुछ उसका होगा। अध्याय 553, अंततः सब कुछ उसका होगा। निंग याओहुआ ने निंग याओबांग से बात करना बंद कर दिया और सबसे पहले उस बूढ़े आदमी पर ध्यान केंद्रित किया। पापा, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी घोषणा नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा करना बहुत जल्दबाजी होगी। हम सबको बता रहे थे कि वह गोद ली हुई है, फिर अचानक गोद ली हुई बेटी असली बेटी बन जाती है। इसके लिए आपको कोई अच्छा बहाना चाहिए। अगर हम बिना तैयारी के ऐसा करेंगे तो बहुत मजाक होगा, और अगर आज आपके जन्मदिन पर हमने कोई गड़बड़ कर दी तो बहुत बुरा लगेगा। जल्दी जल्दी 5 साल हो गए, तुमने कभी इस मामले की परवाह भी नहीं की, है ना? बिल्कुल, मैंने किया है। जब वह पहली बार लौटी थी तब मैंने उसकी तलाश की थी और उसके लिए नौकरी का इंतजाम भी करना चाहता था। वह धीरे धीरे हमारे निंग परिवार में घुल मिल सकती थी, तभी हम उसकी असली पहचान बता पाते। वह मनोरंजन जगत में कदम रखना चाहती थी। उसने न सिर्फ अपने बारे में कुछ बुरी अफवाहें फैलाईं, बल्कि जुएलुओ को भी प्रभावित किया। दरअसल निंग शी की पहचान बताने का विचार उसके मन में कभी आया ही नहीं था। निंग शी द्वारा 2 एस्कॉर्ट्स के साथ यौन संबंध बनाने के बाद मृत बच्चे को जन्म देने का भयानक कांड एक टाइम बम था जो किसी भी क्षण फट सकता था। यदि यह कभी उजागर हो गया तो वह कभी किसी को यह नहीं बता सकता था कि निंग शी उसकी जैविक बेटी थी। निंग जियुआन को अपने बेटे पर विश्वास नहीं हुआ और उसने पूछा, नौकरी? आपने जियाओ शी के लिए किस तरह की नौकरी की व्यवस्था की है? सिंगापुर में हमारी शाखा कंपनी। साले, तू उसे अभी अभी वापस आने के बाद ही इतनी दूर भेज रहा है। तू जियाओ शी को उस बेवकूफ जगह पर क्या करने दे रहा है जहां सिर्फ 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं? मैं बस उसे और अधिक अनुभव प्राप्त करने का मौका देना चाहता हूँ। मैं उसे सीधे हमारे मुख्य कार्यालय में नहीं रख सकता, है ना? जियाओ शी मेरी पोती है, क्यों नहीं? जियाओ शी, तुम कल वित्त विभाग में मुख्य कार्यालय में शामिल हो जाओगी। निंग जियुआन ने जो कहा उसे सुनकर निंग जुएलुओ की अभिव्यक्ति बदल गई। दरअसल वह शुरू में निंग कंपनी के मुख्य कार्यालय में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसकी स्थिति कंपनी में काफी संदेह पैदा करती, इसलिए उसने रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगर निंग याओहुआ और झूंग लिंग्यू ने भी उसे ऐसा करने का सुझाव दिया होता तो वह उन्हें मना कर देती, जिससे पता चलता कि वह निंग परिवार से जुड़े किसी भी लाभ के पीछे नहीं जा रही है। नतीजतन निंग याओहुआ और झूंग लिंग्यू ने उस पर और भी ज्यादा प्यार बरसाया और यहाँ तक कि बड़े भाई को भी इस बारे में कुछ कहने को नहीं मिला। निंग जियुआन निंग याओबांग की दोनों नाजायज बेटियों से सचमुच नफरत करती थी। वे उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं थीं। हालांकि निंग तियानक्सिन एक बेटे को जन्म दे सकती थी, फिर भी वह अपने अतीत के एक पुरुष के आकर्षण में थी, इसलिए उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी। निंग जुएलुओ धैर्यवान थी क्योंकि सु परिवार से पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने के बाद निंग परिवार की हर चीज अंततः उसकी हो जाएगी। लेकिन अब इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद वे सब निंग शी की वजह से बिखर रहे थे। वह इसे कैसे सहन कर सकती थी? बड़े के समाप्त होने के बाद न केवल निंग याओहुआ, झूंग लिंग्यू और निंग जुएलुओ बल्कि निंग याओबांग भी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। पिताजी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसने किसी अनजान विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उसके पास काम करने का कोई अनुभव भी नहीं है। आप उसे वित्त विभाग में कैसे शामिल होने दे सकते हैं? अगर आपको चुनना ही है तो आपको तियानक्सिन को चुनना चाहिए, या फिर जियाओ रू और जियाओ ए को भी। भाई, आप अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं। हालांकि यह सच है कि तियानक्सिन ने इंपीरियल विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, वह कला में स्नातक है, तो वह वित्त विभाग में क्या कर सकती है? जहां तक आपकी 2 नाजायज बेटियों की बात है, वे सजने संवरने के अलावा और क्या जानती हैं? क्या आप उन्हें वित्त विभाग में शामिल करके कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? पिताजी ने पहले ही कहा है, जुएलुओ शादी के बाद वित्त विभाग में शामिल हो जाएगी। अध्याय 554, अभी तो सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। अध्याय 554, अभी तो सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। बेशक निंग याओहुआ को उम्मीद थी कि उसकी बेटी मुख्य कंपनी में शामिल होगी, लेकिन उसने निंग जुएलुओ के ऐसा करने की उम्मीद की थी, न कि निंग शी के। उसके हिसाब से अगर निंग शी मुख्य कंपनी में शामिल हो जाए तो ये पूरी तरह से बर्बादी होगी। परिवार में गड़बड़ करना बहुत बुरा था,
लेकिन कंपनी में गड़बड़ करना बेहद शर्मनाक होगा। उसने पिछले दिनों सू परिवार से वादा किया था कि जुएलुओ को पारिवारिक व्यवसाय जरूर विरासत में मिलेगा। तीनों बहस कर रहे थे, तभी झूंग लिंग्यू निंगक्षी के पास गया और उसे एक तरफ खींच लिया। तुम अब तक यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? अब यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम सब यहाँ ठीक थे। आज तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है, क्या तुम्हें सच में सब कुछ बिगाड़ना है? हालांकि निंगक्षी शांत दिख रही थी, निंग तियानक्सिन अब खुद को रोक नहीं पाए। एक विनम्र इंसान होने के बावजूद वह बोली, बड़ी चाची, आप यहाँ समझदारी से काम नहीं ले रही हैं। जियाओशी बस दादाजी को शुभकामनाएं देने आई थी, इसलिए आप सबको खबर न हो इसलिए मैं दादाजी को उनसे मिलने पिछवाड़े ले आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ गलत किया। इसमें उनकी क्या गलती है? हाँ, उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी है। और हमारे पारिवारिक मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसी समय सीईओ लू के कमरे में 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन निंगक्षी अभी तक वापस नहीं आई थी। लिटिल ट्रेजर हमेशा की तरह खिड़की से बाहर देख रहा था, जबकि लू टिंगजियाओ बार बार अपना फोन चेक करने लगा। लू जिंगली अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। अरे, क्या तुम दोनों शांत हो सकते हो? अभी तो सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं। 5 मिनट बाद भी वह वापस नहीं आई। लू टिंगजियाओ ने अपना फोन उठाया और निंगक्षी को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। निंग परिवार के निवास पर निंगक्षी का फोन अचानक बजा और उसने देखा कि लू टिंगजियाओ का फोन था। उसे एहसास हुआ कि 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। वह शायद ये पूछने वाला था कि वह कब लौट रही है। निंग परिवार में अब हंगामा मच गया था और निंगक्षी फोन उठाने के लिए उपलब्ध नहीं थी। वह गुस्से में दादाजी के पास गई और उनसे धीरे से बोली, हम किसी और दिन बात करेंगे, मैं आज बस आपसे मिलने आई हूँ। मुझे बाद में कुछ काम है और मुझे अभी जाना है। जन्मदिन मुबारक हो दादाजी। क्या अब तुम जा रही हो? उसके दादाजी ने चिंतित होकर पूछा। इन कमीनों की चिंता मत करो, दादाजी यहाँ हैं, तुम्हें कोई नहीं भगा सकता। निंगक्षी ने अपने दादाजी की पीठ सहलाते हुए कहा, दादाजी, मैं आजकल थोड़ी व्यस्त हूँ, वरना मैं इतनी देर तक यहाँ नहीं होती। जियोशी, यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इतने कठिन समय से गुजरने पर मजबूर किया। निंग जियुआन ने सोचा कि निंगक्षी बस उसे दिलासा दे रही थी और वह निंग याओहुआ और झूंग लिंग्यू के रवैये के कारण जा रही थी, इसलिए उसे उस पर तरस आया। निंग जुएलुओ को अपने दादा के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर पता चल गया कि हालात खराब थे। यद्यपि वर्तमान सत्ता निंग याओहुआ के हाथों में थी, फिर भी कंपनी के शेयरों पर उसका नियंत्रण बड़े अधिकारी के हाथों में था और यदि वह निंग कसी का पक्ष लेता तो स्थिति परेशानी वाली हो जाती। उसे डर था कि बुजुर्ग को निंगक्षी पर तरस आ जाएगा। आखिरकार वह तो असली पोती थी, इसलिए निंगक्षी चाहे कितनी भी बेकार या गंदी क्यों न हो, कुछ शब्द ही निंग जुएलुओ की अब तक की सारी जमा पूंजी को तहस नहस कर देंगे। क्या यह उस शापित वंश के कारण था, सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर निंग परिवार का खून नहीं था? क्या उसे वह पाने के लिए सैकड़ों और हजारों गुना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी जो निंगक्षी आसानी से हासिल कर सकती थी? अध्याय 555 पत्नी के अकेले होने की चिंता। अध्याय 555 पत्नी के अकेले होने की चिंता। अगर निंगक्षी वैध उत्तराधिकारी बन गई तो निंग जुएलुओ इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वह इस गरीब गांव में गरीबी में कैसे जीवन जिएगी। अगर निंग परिवार उसे रख भी लेता तो भी वह निंगक्षी के अधीन रहने का विचार सहन नहीं कर सकती थी। वह निंग परिवार की बेटी थी और मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। वह किसी भी हालत में इस चुड़ैल को ये सब उससे छीनने नहीं देगी। हाँ, वो निंग परिवार की इकलौती बेटी थी, यहाँ तक कि खून भी इसे बदल नहीं सकता था। निंग जुएलुओ ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। फिर वह निंगक्षी के पास गई और उसकी बाहों को पकड़ते हुए कांपती आवाज में बोली, बहन प्लीज मत जाओ, ठीक है? प्लीज पापा और मम्मी से नाराज मत हो, वे बहुत समय से तुम्हारी पहचान घोषित करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तुम वापस आकर कंपनी में शामिल नहीं होना चाहती थी। तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल सकती हो, सब मेरी गलती है, मेरे साथ जो चाहो करो। अगर तुम सच में मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती तो मैं अभी चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज बहन मत जाओ। भले ही तुम हमें देखना न चाहो, लेकिन दादाजी के बारे में सोचो। दादाजी को सचमुच तुम्हारी याद आती थी। कम से कम दादाजी के जन्मदिन के केक का एक निवाला तो खा लो। दादाजी का जन्मदिन तुम्हें किस वजह से याद आ सकता है? निंग जुएलुओ के शब्द बहुत चतुराई से कहे गए थे, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से निंगक्षी पर दोष मढ़ा गया था। साथ ही निंग परिवार में उसकी अजीब स्थिति को भी दर्शाया गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात ये दर्शाया गया था कि वह दादाजी के प्रति कितनी पुत्रवत थी। झूंग लिंग्यू को उस पर तरस आया। शुएलुओ, तुम क्या कह रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए था। निंग जुएलुओ को निंगक्षी को भी रुकने के लिए कहते देखकर अब बुजुर्ग ज्यादा दयालु लग रहे थे। बेशक वह निंग जुएलुओ को भगाना नहीं चाहते थे, इसलिए वह उनके साथ चले गए। जियाओक्षी, ये बहुत ही कम मौका है कि तुम वापस आए हो, थोड़ी देर और रुकोगी? ठीक है। निंगक्षी ने चुपचाप बुजुर्ग की आंखों में देखा और आखिरकार सिर हिलाकर कहा, ठीक है। ये पहले से ही स्पष्ट था कि वह उसके लिए परपोते को जन्म देने की उसकी इच्छा को कभी पूरा न करके उसे निराश करेगी। उसके लिए निंग परिवार में वापस जाना या कंपनी में शामिल होना असंभव होगा, इसलिए वह इतनी क्रूर नहीं थी कि उसके सरल अनुरोध को अस्वीकार कर दे। वाह, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। निंग तियानक्सिन और निंगक्षी की मदद से बुजुर्ग खुश होकर घर के अंदर वापस चले गए। निंग जुएलुओ पीछे रह गई। जब उसने निंग तियानक्सिन और निंगक्षी को निंग जियुआन को वापस अंदर लाते देखा तो उसने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। ये देखकर कि बुजुर्ग शांत हो गए हैं, झूंग लिंग्यू ने राहत की सांस ली।
वह निंग जुएलुओ के पास गई और क्षमा याचना करते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। जुएलुओ, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। घर में चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा परिपक्व रहती थी और सभी की भावनाओं का ख्याल रखती थी। निंग याहुआ को भी उसके लिए बहुत दुख हुआ। उसने आह भरी, शुएलुओ, इसे दिल पर मत लो। तुम्हारे दादाजी को जियाओ शी की बहुत याद आ रही थी और वे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने जो कहा उसका मतलब यह नहीं था। मैं अभी भी कंपनी का प्रभारी हूँ, चिंता मत करो। धन्यवाद पिताजी। माँ, मैं समझ गया। दादाजी के शांत होने के बाद निंग शी ने लू टिंगजियाओ को संदेश भेजा, मुझे अपने दादाजी के साथ थोड़ी देर और यहीं रुकना है। देर हो जाएगी। पहले लिटिल ट्रेजर को घर ले जाओ, मैं उसे बाद में प्लेटिनम पैलेस से ले आऊंगी। लू टिंगजियाओ का चेहरा उतर गया जब उसने अपने कार्यालय में उसका संदेश पढ़ा। लू टिंगजियाओ समझ गया कि निंग शी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न दिखे, फिर भी उसके लिए एक नर्म जगह थी, जो कि निंग परिवार था। निंग परिवार में उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसके बारे में उसे एक दो बातें पता थीं। हालांकि निंग शी ने संदेश में सहजता दिखाई थी, लेकिन उसे उस जगह पर उसे अकेला छोड़ने की चिंता क्यों नहीं हुई। अध्याय 556 भारी परिवर्तन। अध्याय 556 भारी परिवर्तन। जैसे ही निंग शी बुजुर्ग के पीछे भोज कक्ष में पहुंची, सभी लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। एल्डर निंग के बगल वाली लड़की कौन है? वह ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आई है? मैंने अभी अभी बड़े साहब को उसे जियाओ शी कहते सुना। क्या ये दत्तक पुत्री निंग शी हो सकती है? तो ये है वह। 5 साल हो गए और वह अब भी ऐसी ही है, कोई सुधार नहीं हुआ है। हे 5 साल बाद भी वो पायरेटेड सामान पहन रही है। क्या कपड़ों के मामले में उसकी पसंद नहीं सुधरी है? निंग शी गोंग शांगजे और लिटिल ट्रेजर के साथ स्टूडियो की सजावट के लिए कुछ फर्नीचर खरीदने गई थी, इसलिए उसने जीन्स के साथ सिर्फ एक चमड़े की जैकेट पहनी थी और एक सुंदर पोनीटेल बांधी थी। हालांकि क्योंकि उस रात वहां मौजूद सभी महिलाओं ने लंबे कपड़े और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे, इसलिए वह एक दर्दनाक अंगूठे की तरह दिख रही थी। अपनी पोती की वापसी से बुजुर्ग बहुत खुश थे और उन्हें निंग शी के पहनावे की जरा भी परवाह नहीं थी, इसलिए वे निंग शी से तब तक बात करते रहे जब तक जूंग लिंग्यू को उन्हें अपने इंतजार में बैठे मेहमानों के बारे में याद नहीं दिलाना पड़ा। आखिरकार उन्होंने निंग तियानक्सिन को निंग शी के साथ कुछ खाने के लिए जाने दिया। जब बुजुर्ग मेहमानों को देखने चले गए तो जूंग लिंग्यू के चेहरे पर मुस्कान का नामोनिशान नहीं रहा, क्योंकि उसने निंग शी को घृणा से देखा। आईने में देख लो, क्या तुम्हें पता नहीं आज कौन सा दिन है? निंग जुएलुओ ने दौड़कर कहा। माँ, बहन को दोष मत दो, वह जल्दी में यहाँ आ गई होगी और उसके पास कपड़े बदलने का समय नहीं होगा। उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसे डर हो कि कहीं निंग शी उस पर गुस्सा न हो जाए। वह उसके पास गई और बोली, बहन, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप ऊपर मेरे कपड़े पहन सकती हैं? तुम किसका इंतजार कर रही हो? जाओ और निंग जुएलुओ के पीछे कपड़े बदल लो। तुम इतनी व्यस्त रहती हो पर कभी कुछ ठीक से करती ही नहीं। कौन जाने तुम किस मुसीबत में फंस जाओगी। जूंग लिंग्यू के लिए निंग शी उसके अस्तित्व का अभिशाप थी और वह उसकी तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब वो छोटी थी तो अगर पिछली बार उसे इस तरह डांटा जाता तो निंग शी शर्मिंदा हो जाती, लेकिन अब वो बस जूंग लिंग्यू को देखती रहती। ओह, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बदलूं या नहीं। मैडम निंग, क्या तुम कुछ ज्यादा ही कंट्रोल नहीं कर रही हो? फिर उसने निंग तियानक्सिन का हाथ पकड़ा और मिठाई की ओर चली गई। यू जूंग लिंग्यू ने हताशा में कहा, शुएलुओ, इसे देखो, क्या वह अब भी मुझे माँ की तरह मानती है? इसमें तो बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। निंग जुएलुओ खुशी से झूम रही थी क्योंकि उसने जूंग लिंग्यू को दिलासा दिया और निंग शी के लिए बोलने का नाटक किया, लेकिन जितना अधिक उसने कहा उतनी ही गहरी जूंग लिंग्यू की अपनी बेटी के लिए नफरत बढ़ गई। अपनी माँ के गुस्से से बेखबर निंग शी निंग तियानक्सिन के साथ एक मेज पर बैठ गई। उसने खुद को थोड़ी शराब पिलाई और किसी अनजान जगह पर जाने में उसे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, मानो वह जगह उसके पिछवाड़े का बगीचा हो और यहाँ जो कुछ भी हुआ था वह बस एक मजेदार नाटक था जिसे वह मनोरंजन समझ रही थी। निंग तियानक्सिन ने अपनी चचेरी बहन को आश्चर्य से देखा। जियाओ शी, तुम इतने सालों में बहुत बदल गई हो। निंग शी ने अपनी भौहें उठाईं। क्या मैंने 5 साल पहले जब उन्हें एक फटी हुई पोशाक पहने हुए पाया गया था तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे वह सार्वजनिक रूप से नग्न है और उनकी दुनिया सभी के उपहास और घृणा भरी निगाहों के सामने ढह गई थी। पर अब तुलनात्मक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारी परिवर्तन हुए हैं। अध्याय 557 प्रलोभनों के बावजूद वह खुद को सांसारिक इच्छाओं से कैसे दूर रख सकती है। अध्याय 557 प्रलोभनों के बावजूद वह खुद को सांसारिक इच्छाओं से कैसे दूर रख सकती है। दरअसल वहां पहुंचने से पहले जब उसने निंग परिवार से मिलने के बारे में सोचा तो वह घबरा गई थी और हिचकिचा रही थी। उसके अतीत का आघात इतना दुखद था कि उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था और वह आज भी उसे बुरे सपनों के रूप में सताता रहता था। लेकिन वहां मौजूद होने के कारण, उन लोगों की अजीब निगाहों और अपने ही माता पिता के उपहास और निंग जुएलुओ के हमेशा के पाखंडी व्यवहार को झेलते हुए वह उतनी चिंतित नहीं थी जितनी उसने सोची थी। जरा भी क्रोध या गुस्से का भाव नहीं था। समय सचमुच किसी व्यक्ति को बदल सकता है। इससे पहले कि उसे यह एहसास होता, जिन चीजों की वह पहले इतनी परवाह करती थी अब वे उतनी मायने नहीं रखती। तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी भी हो गई हो। मैं इसे देख सकता हूँ, खासकर तुम्हारी आंखों में। मैं इसे कैसे कहूँ, उनमें एक अनजानी ताकत है, जैसे किसी फीनिक्स पक्षी का पुनर्जन्म हो गया हो। राख से उठना, निंग तियानक्सिन ने उसे उत्साह से बताया, हालांकि उसे थोड़ा दिल का दर्द महसूस हुआ।
लोग बिना वजह नहीं बदलते और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज निंग कसी में ऐसा क्या बदलाव आया है। उसे लगा कि 5 साल पहले जब निंग कसी विदेश गई थी तो उसे अजीब लगा था, लेकिन उसे लगा कि वह इस बारे में उससे पूछने की स्थिति में नहीं थी। निंग शी मुस्कुराई और अपनी ठुड्डी को हाथों से सहलाया। चचेरी बहन, तुम्हें तो लोगों की तारीफ करने का भी हुनर आता है। मैं गंभीर हूँ, निंग तियानक्सिन ने उत्तर दिया। निंग शी ने शराब की चुस्कियां लीं और आह भरते हुए कहा, प्यार दुख को जन्म देता है, प्यार डर को जन्म देता है। जो लोग प्यार को त्याग देते हैं वे दुख और डर से मुक्त हो जाते हैं। शायद इसलिए कि अब मुझे इसकी परवाह नहीं, इसलिए अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। जब आप इच्छाओं से मुक्त होते हैं तो आप ज्यादा मजबूत होते हैं। निंग तियानक्सिन निंग शी की बातें सुनकर थोड़ा पीला पड़ गया। जियाओ शी, तुम क्या सोच रही हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दुनियावी रिश्तों से खुद को अलग कर रही हो? निंग शी खांसी। वो तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन निंग तियानक्सिन साफ तौर पर डरी हुई थी, इसलिए उसने जल्दी से उसे दिलासा दिया। बहन शीन, मैं तो मजाक कर रही थी, चिंता मत करो। वह अपने आसपास के ऐसे प्रलोभनों से घिरी हुई थी। वह खुद को सांसारिक बंधनों से कैसे अलग कर सकती थी? कितना अच्छा होता अगर वह सचमुच ऐसा कर पाती। निंग शी ने निंग तियानक्सिन के साथ खुशी खुशी बातचीत की, जबकि उसके बारे में पहले की गपशप जल्द ही बंद हो गई क्योंकि निंग शी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ उनका मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग और निंग याहुआ के अच्छे पक्ष में आना था। वे यहाँ किसी महत्वहीन दत्तक पुत्री को देखने के लिए नहीं आए थे। रात हुई और भी ज्यादा मेहमान आ गए और भोज कक्ष लोगों से भर गया। निंग याहुआ बुजुर्ग को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने लोगों से पहले से तैयार किए हुए उपहार मंगवाए। उसने एक बेहद खूबसूरत लाल मूंगे की 8 खजाने वाली स्क्रीन बनाई थी जो बहुत ही शानदार लग रही थी। सबने उसकी तारीफ की और बताया कि निंग याहुआ कितना आज्ञाकारी था। बुजुर्ग ने बस उसे देखा और यूं ही छोड़ दिया। वह ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, जाहिर है क्योंकि वह अभी भी गुस्से में था। निंग जुएलुओ ने अपने पिता को एक सांत्वना भरी नजर से देखा और निंग शी पर खंजर चला दिए। वह निंग शी के हाथों में बारीक नक्काशी से भरा एक लकड़ी का बक्सा लेकर उनके पास गया। दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। ये तोहफा मैंने खुद चुना है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। झूंग लिंग्यू ने कहा, पिताजी इसे खोलिए। जुएलुओ की कंपनी ने हाल ही में कुछ पैसे कमाने शुरू किए हैं और उसने अपने पैसों से आपके लिए इसे खरीदा है। मैंने उसके लिए भुगतान करने की बात कही थी, लेकिन उसने ईमानदारी से उपहार तैयार करने के लिए खुद ही जोर दिया। बुजुर्ग ने अपनी पोती पर एक नजर डाली और धीरे से डिब्बा खोला। अंदर क्या था, ये देखकर उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। बक्से के अंदर जैड मोतियों से बना एक कंगन था। अध्याय 558, संदिग्ध वर्तमान। अध्याय 558, संदिग्ध वर्तमान। निंग याहुआ का तोहफा साफ तौर पर बेवजह की फिजूल खर्ची का नमूना था। दूसरी ओर निंग जुएलुओ का तोहफा तैयारी में की गई मेहनत को दर्शाता था। वह जानती थी कि उसे जैड रत्न बहुत पसंद है और वह एक कट्टर बौद्ध भी है, इसलिए उसने उसे जैड रत्न से बना एक कंगन देने का निर्णय लिया। जैसे ही निंग जुआन ने कंगन का मूल्यांकन किया, निंग जुएलुओ चुपचाप उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी के बावजूद बुजुर्ग उसे बहुत प्यार करते थे। निंग जुएलुओ बचपन से ही उनके साथ रह रही थी और जब पता चला कि वह उनकी असली पोती नहीं है, तब भी वह उसके साथ अपनी ही तरह का व्यवहार करते थे। बस उन्हें अपने बड़े बेटे और बहू का रवैया पसंद नहीं था। निंग जुआन ने आह भरी और धीरे से कहा, आपके उपहार के लिए धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। निंग जुएलुओ अपने दादाजी की तारीफ सुनकर राहत महसूस कर रही थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं और उसने उत्साह से कहा, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया दादाजी। लड़की की आवाज में उसकी ईमानदारी सुनकर बुजुर्ग को उस पर तरस आ गया। वह उसे अपने बेटे और बहू के साथ होने वाले झगड़े में नहीं उलझाना चाहता था। फिर उसने उसे सलाह दी, तुम्हारा करियर जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, खासकर क्योंकि तुम एक लड़की हो। खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। निंग जुएलुओ ने भावुक होकर भारी स्वर में सिर हिलाया, समझ गया दादाजी। जूंग लिंग्यू और निंग याहुआ ने एक दूसरे की ओर देखा जब उन्होंने देखा कि बुजुर्ग का चेहरा गर्मजोशी से भरा हुआ है। उन्होंने निंग जुएलुओ को देखा, जो उनका खजाना और गौरव था। रिश्तेदारों और मेहमानों ने चापलूसी का सिलसिला शुरू कर दिया। ओह, जैड का रंग वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इसकी कीमत कम से कम 2 या 3 मिलियन डॉलर होगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जुएलुओ के ब्रांड हिस्ट्री ने इस सीजन में ही करोड़ों का शुद्ध लाभ कमाया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि वह एक प्रसिद्ध सुपरस्टार हैं। एल्डर निंग, आप सचमुच धन्य हैं। आपके बच्चे और पोते पोतियां बहुत योग्य और पुत्रवत हैं। कोने में निंग शी जो निंग तियानक्सिन के साथ बातचीत कर रही थी, जब उसने निंग जुएलुओ द्वारा उनके दादा के लिए रखा गया उपहार देखा तो उसकी भौहें तन गईं। कैसा संयोग है। निंग जुएलुओ का उपहार निंग शी की तरह ही था, जैड मोतियों से बना एक कंगन। उसकी आंखें निंग जुएलुओ की नजरों से मिलीं। निंग जुएलुओ की नजर मेज पर रखे तोहफे पर पड़ी। उसकी चालाक नजरें ऐसी लग रही थीं मानो उसे पहले से ही पता था कि निंग शी क्या देने वाली है और उसने जानबूझकर वही चीज तैयार की थी। जाहिर है, निंग जुएलुओ का उपहार निंग शी के उपहार से कम 10 गुना अधिक महंगा था। वह जानबूझकर उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। निंग जुएलुओ ने मुस्कुराते हुए बड़े से कहा, दादाजी, मैंने सुना है कि बहन ने भी आपके लिए एक उपहार लाया है। वह मासूमियत से ऐसे दिख रही थी जैसे वह सिर्फ दादाजी को खुश करने की कोशिश कर रही हो।
चूंकि निंग शी की असली पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई थी, इसलिए निंग याहुआ और जून लिंगयू को किसी भी अपमानजनक घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि वह जनता की जानकारी में एक दत्तक पुत्री थी। साथ ही वह दादाजी को निंग शी से नाराज भी कर सकती थी, जिससे एक ही तीर से दो निशाने लग सकते थे। जैसी की उम्मीद थी, बुजुर्ग को निंग जुएलुओ के असली इरादे समझ नहीं आए। उसने खुशी से निंग शी को देखा। क्या ये सच है, जियाओक्षी? निंग तियानक्सिन ने निंग जुएलुओ की तरफ देखा, फिर निंग शी की तरफ मुड़ी। उसकी तेज इंद्रियां उसे आगाह कर रही थीं कि कुछ ठीक नहीं है। जियाओशी, रुको। वह यह नहीं बता सकती थी कि निंग जुएलुओ क्या योजना बना रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से स्पष्ट था कि जो कुछ भी हो रहा था उससे निंग शी और दादाजी के बीच संबंधों में सुधार नहीं होगा, जिससे निंग शी के लिए इस तरह के आयोजन में सकारात्मक प्रकाश में आना और भी असंभव हो जाएगा। अध्याय 558.5 अमूल्य खजाना। अध्याय 558.5 अमूल्य खजाना। मुझे अपने उपहार को करीब से देखने दो। मुझे शक है कि निंग जुएलुओ ने इसके साथ कुछ किया होगा। निंग तियानक्सिन ने सचेत किया। अवश्य ही कुछ अजीब घटित हो रहा है। निंग शी मुस्कुराई और निंग तियानक्सिन से फुसफुसाई, चचेरी बहन, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। इस उपहार में कुछ खामियां हैं, लेकिन ये पूरे समय मेरे पास रहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि इसे कुछ नहीं हुआ होगा। तो फिर? निंग तियानक्सिन ने संदेह से पूछा। किसी कारण से निंग जुएलुओ को पता था कि मैं दादाजी को क्या देने जा रहा था, इसलिए उसने मेरे जैसा ही उपहार तैयार किया और निश्चित रूप से उसका उपहार बहुत अधिक महंगा है। निंग तियानक्सिन को तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है और वह घबराहट में बोली, फिर क्या? भले ही दादाजी को कोई आपत्ति न हो, हमारे आसपास के लोग निश्चित रूप से कुछ बुरा कहेंगे। जियाओशी, मैं आपके लिए कुछ क्यों नहीं बदलूं? कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक दादाजी को कोई आपत्ति नहीं है। निंग शी उपहार लेकर अपने दादाजी के पास गई और उन्हें शालीनता से बधाई दी। दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। निंग तियानक्सिन उसके बारे में चिंतित थी, लेकिन फिर वह अचानक शांत हो गई। उसकी आंखें फोड़ दी गई थीं। पहले तो निंग शी निंग परिवार में वापस नहीं लौटना चाहती थी। इसके अलावा वह निंग परिवार की संपत्ति के पीछे भी नहीं थी। चाहे बाकी लोग उससे कुछ भी कहें, उसे उनकी राय की परवाह नहीं थी, बस दादाजी की राय की चिंता थी। अपनी पोती से मिलना उसके लिए एक खुशी का मौका था, इसलिए अगर उसने कोई उपहार तैयार न भी किया हो तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो। तुम्हें मेरे लिए कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बाहर अकेले ही इतनी मेहनत कर रही हो। खैर, ये बहन की ईमानदारी है। जल्दी से इसे खोलो, दादाजी। निंग जुएलुओ ने अपनी उत्सुकता छिपाते हुए उनसे कहा। ठीक है, ठीक है। बुजुर्ग ने धीरे से डिब्बा खोला और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही संभल गया। उसने निंग शी को प्यार से देखा। लड़कियां वाकई बहुत प्यारी होती हैं। दोनों ने एक ही बात सोची और मुझे वो चीज लाकर दी जो मुझे पसंद है। निंग जुएलुओ ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा और मन ही मन उन पर व्यंग्य किया। तो तुम्हें अब भी यह पसंद आएगा क्योंकि तुम्हारी सगी पोती ने तुम्हें दिया है। दूसरों ने भी देखा कि निंग शी ने उसे क्या उपहार दिया और वे हैरान रह गए। क्या संयोग है, दोनों ने उसे एक ही चीज दी। निंग जुएलुओ के दोस्तों ने गपशप शुरू कर दी। यंग फैंगलिन ने जैड मनके वाले कंगन पर नजर डाली और उपहास किया, ये तो बिल्कुल अलग है। जुएलुओ का कंगन निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला है, ये तो बस बेकार का कचरा है। यह एक जैसा कैसे है? जिंग शुवानशुआन ने आगे कहा। निंग शी, क्या तुम अभी ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में नहीं गई हो? तुम्हें खूब कमाई करनी चाहिए, है ना? और तुमने इतनी घटिया क्वालिटी की चीज खरीद ली। आज तुम्हारे दादाजी का 70वां जन्मदिन है। क्या तुम्हें उन्हें ये देने में कोई आपत्ति नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि जैड की अपनी एक आभा होती है जो किसी भी व्यक्ति का भाग्य बना या बिगाड़ सकती है? वह अंतिम वाक्य उसके लिए एक विनाशकारी बाण था जिसका उद्देश्य उसे शर्मिंदा करना था। अचानक निंग शी सभी के निशाने पर आ गई। कृपया इसे इस तरह से न कहें, हो सकता है कि वह स्वयं भी बहुत अच्छा नहीं कर रही हो। किसी ने मजाक में कहा। क्या? वह जो खरीदने में असमर्थ है, उसे देने के लिए उसने इतनी महंगी चीज क्यों चुनी? आपको ये समझना होगा कि छोटे गांवों के लोग उदारता से काम लेना पसंद करते हैं और अज्ञानता से काम लेते हैं। उन्हें जैड पत्थरों से जुड़ी वर्जनाओं के बारे में कैसे पता होगा? निंग जियुआन सारी टिप्पणियां सुनकर सचमुच दुखी हो गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, भीड़ में से एक चश्माधारी बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे युवा मित्रों, कृपया मुझे कुछ कहने की अनुमति दें। जैड रत्नों के बारे में जो निषेध है वह उसकी कीमत पर आधारित नहीं है, और जैड की गुणवत्ता कई कारकों पर निर्भर करती है। अगर वह सामान्य जैड भी हो, उचित देखभाल के साथ या किसी प्रसिद्ध निर्माता द्वारा गढ़ा गया हो और महायाजक भिक्षुओं द्वारा आशीर्वादित हो, तो वह एक अमूल्य खजाना बन सकता है। बुजुर्ग महिला ने हिचकिचाते हुए उस जैड को देखा जो निंग शी ने अपने दादा को दिया था। फिर उसने आगे कहा, और इसे मैं एक अमूल्य खजाना कहूंगी। अध्याय 559 रेशियो 800 बार दिखावा करने के बाद भी पर्याप्त नहीं। अध्याय 559 800 बार दिखावा करने के बाद भी पर्याप्त नहीं। क्या अमूल्य खजाना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? यंग फैंगलिन उस पर चिल्लाए। जिन जुवान की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने उसे रोक दिया। तुम क्या बकवास कर रही हो? जो बात कर रहा है वह एल्डर शी है। एल्डर शी कौन है? यंग फैंगलिन ने उलझन में पूछा। वह उस परिवार से है जो जैड और रत्नों का व्यापार करता है।
एकमात्र शी बोई जिन जुवांगसुआन ने उसे चिढ़कर याद दिलाया तो वह वही है, लेकिन यह असंभव है। जब हम पिछली बार चाय पर निंग जुएलुओ के साथ गपशप कर रहे थे तो उसने बताया था कि उसने उपहार के रूप में $150,000 का जेट खरीदा है। क्या मैंने गलत सुना? नहीं, उसने पिछली बार ऐसा कहा था, लेकिन एल्डर शी गलत नहीं हो सकते। ये ईशनिंदा होगी। शी बोई की घोषणा और यंग फेंगलिन व जिन जुवानशुआन के बीच गर्मागर्म बहस सुनकर निंग जुएलुओ के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी जरूर थी, लेकिन वह फिर भी शांत रही। उसे पूरा यकीन था कि उसने सुना था कि निंग शी ने वह कंगन $1.5 लाख में खरीदा है। ये गलत कैसे हो सकता है? यद्यपि शी बोई सम्माननीय थे और जीवन भर जेट का मूल्यांकन करते रहे थे, क्या इस बार उनसे गलती हो गई? दरअसल उस रात वहां मौजूद ज्यादातर लोग जेट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। निंग जुएलुओ के दोस्त पहले तो बस यूं ही टिप्पणियां कर रहे थे, और जब उन्होंने उसकी दोस्तों को इस बारे में इतने आत्मविश्वास से बोलते देखा तो कुछ लोग भी उनकी बातों में शामिल हो गए। हालांकि अब जब एल्डर शी ने इसे एक अमूल्य खजाना घोषित कर दिया था तो हर कोई निश्चित नहीं था कि किसकी बात सुने। यहाँ तक कि निंग जुआन भी भ्रमित था। हालांकि वह सिर्फ एक शौकिया था और जेट की परख में शी बोई जितना कुशल नहीं था, फिर भी उसे कीमती पत्थरों के बारे में कुछ पता था। निंग शी का जेट ठीक ठाक था, लेकिन वह किसी अनमोल खजाने जैसा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लग रहा था। निंग जुआन के मन में कई सवाल थे। बड़े शी, आपका क्या मतलब है? कौन सा अनमोल खजाना? शी बोई ने निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह बोला, जियुआन, क्या तुम मुझे कंगन देखने की अनुमति दोगे? निंग जियुआन ने इसे सौंप दिया। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसने अपनी कमीज की जेब से एक आवर्धक कांच निकाला और स्पष्ट उत्साह के साथ एक मोती को घूरने लगा। वास्तव में आप क्या देख रहे हैं? निंग जियुआन ने अधीरता से पूछा। आसपास खड़े लोग भी उत्सुकता से देख रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे और एक पल के लिए तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह जेट कोई अनमोल खजाना है। शी बोई की उम्र के कारण यह उनकी कोई भूल रही होगी। निंग शी, क्या तुम्हें यकीन है कि जेट ठीक है? निंग तियानक्सिन ने पूछा। वह अभी भी चिंतित थी कि निंग जुएलुओ ने उसके साथ कुछ किया है। निंग शी ने मासूमियत से कंधे उचका दिए। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जब मैंने इसे खरीदा था तब भी यह ठीक था। क्या जेट ट्रेजरी ने संभवतः उसे कुछ दोषपूर्ण जेट दिया होगा? जिस कर्मचारी ने बहुत बाद में उसकी सेवा की थी वह सचमुच बहुत दयालु लग रहा था। क्या उसे सुयिमो ने रिश्वत दी थी? निंग शी ने खुद ही संदेह जताना शुरू कर दिया। अंत में जब शी बोई ने मूल्यांकन पूरा कर लिया तो उसने अचानक अपनी कलाई से एक जेड मन का कंगन उतारा और निंग जियुआन को दिखाया। जियुआन, मेरे कंगन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? निंग जियुआन ईर्ष्या से आग बबूला हो गया। अरे बुढ़े, बस बहुत हो गया। क्या यही वो ब्रेसलेट नहीं है जो तुम्हारे पोते ने तुम्हें दिया था? क्या इसे 800 बार दिखाने के बाद भी ये काफी नहीं है? अध्याय 560 उच्च प्रशंसा। अध्याय 560 उच्च प्रशंसा। निंग जियुआन की बातों से उसके दोस्त हंस पड़े। आप यहाँ परेशान कर रहे हैं एल्डर शी, आप हर किसी को बता रहे हैं। आपके पोते ने आपको ये दिया था और उसने मास्टर जुआन जिंग से कुछ महीनों के लिए अभिषेक की भीख मांगी थी। आपके पोते की पुत्रवत भक्ति के बारे में आपकी बातें सुनकर हमारे कान थक गए हैं। आप जानते हैं कि एल्डर निंग वास्तव में मास्टर जुआन जिंग का सम्मान करते थे और उन्होंने पहले भी अभिषेक मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। उनके सामने दिखावा करना बंद करो। हा 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 हा, आज एल्डर निंग का जन्मदिन है, उन्हें उकसाना बंद करो। क्या मास्टर जुआन जिंग द्वारा कंगन को पवित्र करना वास्तव में दुर्लभ है? चर्चा सुनने के बाद भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा। शी बोई ने गंभीर भाव धारण करते हुए उत्तर दिया, निस्संदेह, मास्टर जुआन जिंग एक सच्चे प्रतिष्ठित भिक्षु हैं और वे किसी के लिए भी अभिषेक नहीं करते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा देते हैं। नहीं का मतलब नहीं होता। ये सब ईमानदारी और सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता रखने के बारे में है। ऐसा कंगन अत्यंत दुर्लभ है। क्या इसे ही आप अमूल्य खजाना नहीं कहते? मास्टर जुआन जिंग ने बहुत कम लोगों को ही अपने बारे में बताया, इसलिए बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जो लोग जानते थे वे उनके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करते थे। ये सचमुच दुर्लभ है। मैंने अपने एक परिचित से सुना है जो व्यक्तिगत रूप से वहां गया था और असफल रहा था। ईमानदारी को एक तरफ रख दीजिए, आत्मीयता पाना सचमुच बहुत कठिन है। यह एक बहुत ही अस्पष्ट अवधारणा है। कोई आत्मीयता पाने के योग्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये दुर्लभ है क्योंकि यह बहुत कठिन है। आपको क्या लगता है एल्डर शी इतने लंबे समय तक दिखावा क्यों कर रहे थे? उन्होंने इसे लगभग अपने परिवार के खजाने में शामिल कर लिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सचमुच आध्यात्मिक शक्तियां हैं। वह पहले से ही इतना बीमार था। एल्डर शी ने अचानक इस बारे में बात क्यों की? क्या हम एल्डर निंग के कंगन को नहीं देख रहे थे? कुछ छोटी मोटी चर्चाएं अभी भी चल रही थी। शी बोई ने निंग जेड के कंगन को कुछ देर तक फिर से देखा, फिर उसे निंग जियुआन को लौटा दिया। फिर वह निंग जी की ओर मुड़ा और पूछा, छोटी बच्ची, इस जेड मनके वाले कंगन को पवित्र करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी, है ना? शी बोई का मतलब ये था कि क्या ये कंगन भी जुआन जिंग द्वारा पवित्र किया गया था? ये कैसे संभव हुआ? इसे पाना बहुत मुश्किल था। आखिर इस देहाती ने क्या किया? निंग शी अवाक रह गई। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ। क्या इस बूढ़े व्यक्ति को यकीन था कि उसने जो कंगन खरीदा था वह इतनी प्रशंसा के योग्य था? क्या वह उस पर विश्वास करेगा यदि वह कहे कि उसने जेड ट्रेजरी में इसके लिए $150,000 खर्च किए हैं और वह मास्टर जुआन जिंग को नहीं जानती? यंग फेंगलिन निंग जुएलुओ से बुदा रही थी। ये किसी भिक्षु द्वारा किया गया एक छोटा सा अभिषेक था। क्या यह वाकई इतना आश्चर्यजनक है?
इसे अमूल्य खजाना कहना कितना आश्चर्यजनक है। निंग जुएलुओ ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। फैंगलिन, ऐसा मत कहो, दादाजी मास्टर जुआन जिंग का बहुत सम्मान करते हैं। यही कारण था कि बुजुर्ग ने लॉन्ग फेनेइन की पहले कही गई बातों की परवाह नहीं की, जबकि निंग याहुआ और झूंग लिंग्यू ने उस पर आंख मूंदकर भरोसा किया। बुजुर्ग को लॉन्ग फेनेइन पर भरोसा नहीं था, इसलिए भले ही उसे बुरा लगा हो, उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि एल्डर निंग वास्तव में मास्टर जुआन जिंग का सम्मान करते थे, अन्यथा वह अप्रत्यक्ष रूप से एल्डर निंग का अपमान कर रही होती। यंग फैंगलिन निंग जुएलुओ को इस हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकी। जुएलुओ, तुम इतनी आसानी से क्यों परेशान हो जाती हो? मैं तुमसे बदला लूंगी। निंग जुएलुओ ने यंग फैंगलिन को अपनी मदद के लिए फुसला लिया था। उसने दयनीय चेहरा भी बनाया, लेकिन यंग फैंगलिन ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और उसकी बात मान ली। अध्याय 561, मेरी पोती के बारे में योजना बनाना। अध्याय 561, मेरी पोती के बारे में योजना बनाना। ऐसी स्थिति में झूंग लिंग्यू या निंग याहुआ का बोलना उचित नहीं होता, लेकिन यंग फैंगलिन जैसा बाहरी व्यक्ति इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यंग फैंगलिन ने बात शुरू की, भले ही इसे मास्टर जिंग जुआन द्वारा पवित्र किया गया हो, क्या आप इससे बेहतर कंगन नहीं ले सकते? क्या आपको नहीं लगता कि बुजुर्ग के लिए इतनी सस्ती चीज पहनना अनुचित है? शी बोई अब और नहीं रुक सका। वह युवाओं के साथ बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन बात हाथ से निकल रही थी। छोटी लड़की, क्या ये कंगन पर्याप्त अच्छा नहीं है? अगर तुम कीमत के बारे में बात कर रही हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यह जुएलुओ द्वारा दिए गए कंगन से बहुत अधिक महंगा है। क्या? जुएलुओ के कंगन की कीमत लगभग $2 मिलियन है। यंग फैंगलिन ने आंखें फैलाकर कहा। निंग जुएलुओ और जिन जुआनशुआन भी हैरान थे। झूंग लिंग्यू और निंग याहुआ की तो बात ही छोड़िए, उनके दिमाग में सबसे पहली बात यही आई, आखिर इसके पास इतना पैसा कैसे आया? ये नामुमकिन है, शी बोई ने शांति से बताया। ये ब्रेसलेट उच्च गुणवत्ता वाले जेडाइट से बना है और इसे दुर्लभ बनाने वाली बात यह है कि इसके सभी मोती एक ही स्रोत से हैं, साथ ही रंग भी बिल्कुल संतुलित है। बेशक इसकी कीमत दूसरे से ज्यादा होगी। यंग फैंगलिन ने भौहें चढ़ाईं और संदेह व्यक्त किया। एल्डर शी, क्या आप वाकई इस बारे में गलत नहीं हैं? शी बोई की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना निंग जियुआन नाखुश होकर बोली, बेतुका मत बनो छोटी बच्ची। एल्डर शी, इस बारे में कैसे गलत हो सकते हैं? जियो शी का कंगन ज्यादा महंगा है। वह पहले निंग जुएलुओ को शर्मिंदा न करना चाहता था, इसलिए उसने इस बारे में चुप रहने की कोशिश की थी। किसे पता था कि ये नासमझ बच्चे बकवास शुरू कर देंगे और उसे मुंह से समझाना पड़ेगा। यहाँ तक कि एल्डर निंग ने भी इसके बारे में पहले ही कुछ कहा था, इसलिए अब सभी को इस पर विश्वास करना ही था। ये तो अप्रत्याशित था। दत्तक पुत्री का उपहार सुश्री निंग के उपहार से अधिक महंगा है। कितना चौंकाने वाला है। यह अजीब है, उन्हें एक ही उपहार मिला, लेकिन दत्तक पुत्री के उपहार की तुलना में उसका उपहार हर पहलू से फीका पड़ गया। खैर, ऐसा लगता है कि हमने इस लड़की को कम आंका है। पिछले 5 सालों में वह बहुत बदल गई है। मैं तो पहले से ही पूछना चाह रहा था, क्या ये वाकई पहले वाली लड़की है? मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाया। अब तो वो बहुत सुंदर लग रही है। सही कहा, पिछली बार तो वह खूबसूरत ड्रेस के साथ भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब उसके चारों ओर एक विशेष आभा है। निंग जुएलुओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। निंग शी का कंगन न केवल मास्टर जुआन जिंग द्वारा पवित्र किया गया था, बल्कि यह उसके कंगन से भी अधिक महंगा था। ये कैसे मुमकिन था? कुछ कलाकारों ने उसे बताया कि उन्होंने निंग शी को एक जेड मनके वाला कंगन खरीदते देखा था, जिसकी कीमत सिर्फ $1 लाख से थोड़ी ज्यादा थी। यहाँ क्या हुआ? अरे, उसने इसमें इतना प्रयास किया था, फिर भी अंत में उसे ही शर्मिंदा होना पड़ा। न केवल वह वर्तमान की ईमानदारी और मूल्य के मामले में हार गई, बल्कि उसने निंग शी को सुर्खियों में चमकने में भी मदद की थी। शी बोई ने निंग जियुआन की पीठ थपथपाई। वाह जियुआन, तुम सचमुच धन्य हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसे गोद लेना चाहते थे। वह वाकई एक अच्छी बच्ची है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह गुरु जुआन जिंग से अभिषेक मांग पाई, जो वाकई एक आशीर्वाद था। ठीक है जियुआन, तुम्हारी पोती अब कितनी बड़ी है? उसकी राशि क्या है? उसकी उम्र मेरे पोते जितनी ही होनी चाहिए, है ना? निंग जियुआन ने जेड मनके वाले कंगन को बहुत प्यार से थामा। जब उसने शी बोई की बात सुनी तो उसने सावधानी से कहा, बूढ़े, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी पोती के लिए क्या योजना बना रहे हो? अध्याय 562, ब्लाइंड डेट के लिए तैयारी। अध्याय 562, ब्लाइंड डेट के लिए तैयारी। गोद ली हुई, वह तो उसकी असली पोती थी। अरे बुढ़े, ये कैसी साजिश है? मेरा पोता सुंदर और बच्चों जैसा है। अगर तुम्हारी पोती सुंदर न होती और उसमें आत्मीयता न होती तो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं पाती। अब जाकर तुम्हें एहसास हुआ कि मेरी पोती कितनी सुंदर है। हर कोई उसके लायक नहीं होता। पहले अपने पोते की तस्वीर तो दिखाओ। वह कुछ साल पहले शी बोई के पोते से मिला था, लेकिन कौन जानता था कि अब वह कैसा दिखता है। हो सकता है कि आप ही उसकी तस्वीर देखने के बाद कोई योजना बना रहे हों। निंग शी कराह उठी। उफ, बातचीत हमेशा दूसरी दिशा में क्यों चली जाती थी? क्या बुजुर्गों के विचार हमेशा से ही ऐसे सक्रिय रहते थे? शायद नहीं। 80% बार जब बड़े लोग एक साथ इकट्ठा होते थे तो उनकी बातचीत इसी विषय पर समाप्त होती थी। रुको, मुख्य बात तो ये नहीं थी। उसके $1.5 लाख के ब्रेसलेट का क्या हुआ, जो उसे 20% छूट पर मिला था और अब उसकी कीमत $2 लाख के ब्रेसलेट जितनी हो गई थी, जिसे मास्टर जुआन जिंग ने पवित्र किया था। जेड ट्रेजरी। मजदूरों के रवैये में अचानक बदलाव। ये हो सकता है? क्या बात है एल्डर निंग? क्या मेरा शेकिंग सुंदर नहीं है? शी बोई ने गर्व से कहा।
निंग जियुआन की आंखें उस खूबसूरत सज्जन की तस्वीर देखकर चमक उठीं। आजकल तस्वीरें फोटोशॉप की जा सकती हैं, सबूत के तौर पर ये काफी नहीं है। शी बोई नाराज हो गया। अरे बुजुर्ग, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं उसे अगली बार खुद यहाँ लाऊंगा और तुम खुद देख लेना, ठीक है? यह सही लगता है। पलक झपकते ही निंग शी को एक ब्लाइंड डेट के लिए तैयार कर दिया गया। अभी क्या स्थिति है दादाजी, कृपया शांत हो जाइए। वह असहाय भाव से उन दोनों बुजुर्गों को खुशी खुशी बातें करते हुए देख रही थी जो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। निंग तियानेक्सन निंग शी के हाव भाव देखकर हंस पड़ी। दरअसल एल्डर शी का पोता बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। निंग शी ने अपना हाथ माथे पर रखा। अभी मेरा मूड ऐसा नहीं है। निंग तियानेक्सन के मन में एक चिंताजनक विचार आया। जियाओ शी, क्या ये संभव है कि तुम अभी भी सुयान से उबर नहीं पाई हो? शैतान की बात करते हुए एक नौकरानी अचानक दौड़ती हुई आई और खबर दी, मालिक, आपका दामाद यहाँ है। सभी लोग घूमकर प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। दामाद? कौन और कौन? निंग परिवार में अभी केवल निंग जुएलुओ ही सगाई कर रही है, और हाँ, सू परिवार से सुयान ही सगाई कर रही है। काले कपड़े पहने एक व्यक्ति अपने सहायक के साथ अंदर आया, जिसके पीछे एक आयताकार बक्सा था। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, फोंग यिंगलिन ने कहा, जुएलुओ, तुम्हारा पति यहाँ है, जल्दी से उसका अभिवादन करो। ऐसा कहना बंद करो, वह अभी मेरा पति नहीं है। अपने सामने उस आकर्षक आदमी को देखकर निंग जुएलुओ का दिल तेजी से धड़कने लगा, और पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में उसके सभी दुखी विचार तुरंत गायब हो गए। जिन जुवान ने भी फोंग यिंगलिन का साथ दिया, आप पहले ही उसके प्रस्ताव पर सहमत हो चुकी हैं, है ना? फेंग यिंगलिन उसे घूरती रही। ओह, सुयान और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। निंग जुएलुओ शर्मा गया, फिर सुयान की ओर सुरुचिपूर्ण ढंग से चला। भाई सू, तुम यहाँ हो। अध्याय 563, अमूल्य। अध्याय 563, अमूल्य। सुयान ने लड़की के कोमल हाथों को धीरे से पकड़ लिया। वे मुस्कुराए और एक दूसरे को प्यार से देखा, फिर साथ साथ निंग जियुआन की ओर चल पड़े। उसने काला सूट पहना था और उसने सफेद लंबी ड्रेस, एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी। वे तुरंत ही बैंक्वेट हॉल में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर गए। जूंग लिंगयू और निंग याहुआ के चेहरे पर राहत भरी अभिव्यक्ति थी। एल्डर निंग को अपने पोते पर गर्व था और उन्होंने एक दयालु मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। सुयान, तुम यहाँ हो। पिछले सालों में सू परिवार ने सुयान को उसकी बदनाम पहचान के कारण निंग शी के साथ रिश्ते में आने की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि उसके बाद वह निंग परिवार के पास वापस चली गई थी, लेकिन उसने अपनी असली पहचान सबके सामने जाहिर नहीं की थी। निंग शी गर्भवती होने तक सुयान को गुप्त रूप से डेट कर रही थी। अब जब वह इसे और नहीं छिपा सकती थी तो उसने अपने परिवार को सुयान के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता दिया। उस समय सुयान विदेश में था और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जूंग लिंगयू ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे घर पर ही रहने के लिए मजबूर किया, और उसे चेतावनी भी दी कि सुयान के वापस आने से पहले वह अपनी गर्भावस्था के बारे में किसी को न बताए। इसलिए अब तक बुजुर्ग को पता ही नहीं चला कि निंग शी पहले भी गर्भवती हो चुकी है। निंग इंटरनेशनल बहुत स्थिर नहीं था, इसलिए बुजुर्ग को घर पर ज्यादा समय नहीं मिलता था। उन्हें बस इतना पता था कि निंग शी को किसी बीमारी से उबरने के बाद पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया था। फिर सुयान, जो अक्सर उनके घर आती रहती थी, निंग जुएलुओ के साथ डेटिंग करने लगी थी। दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। सुयान ने अपने सहायक से आयताकार बॉक्स लिया और उसे बुजुर्ग को सौंप दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और सिर हिलाया। अच्छा। सुयान ने बुजुर्ग को एक मशहूर अनमोल स्क्रॉल पेंटिंग दी। ये सिर्फ निंग शी का जैद मन का कंगन ही नहीं था, बल्कि उसके सामने सारे तोहफे लगभग बेकार लग रहे थे और सब उसे देखकर खुशी से झूम उठे। निंग परिवार सचमुच बहुत उदार है। ये तो एक साधारण जन्मदिन का उपहार है, लेकिन उन्होंने एक अनमोल प्राचीन वस्तु दी है। सू परिवार की शक्ति के साथ वे निश्चित रूप से एक बेहतर परिवार से किसी को ढूंढ सकते हैं, लेकिन वे निंग जुएलुओ पर इतना क्यों अड़े हुए हैं? मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि मास्टर लॉन्ग ने पहले ही उनके जन्मदिन का आकलन कर लिया था और निष्कर्ष निकाला था कि सुश्री निंग के पास अपने पति को समृद्ध बनाने का सौभाग्य है, और कई प्रेमी उनके पास आए थे, लेकिन उन्होंने पहले ही सुयान को चुन लिया था। मैं मास्टर लॉन्ग के बारे में जानता हूँ। मैंने सुना है कि वह वाकई बहुत अच्छे हैं। दरअसल मैं अभी से पूछना चाह रहा था कि ये मास्टर जुवान जिंग कौन है जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं? मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। क्या लॉन्ग फेनाइन इंडस्ट्री में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है? बेशक, ये लॉन्ग फानाइन है। बुजुर्गों को उन मंदिरों और भिक्षुओं पर ज्यादा भरोसा है, वे बस बहुत पुराने जमाने के हैं। असली विशेषज्ञ तो हमारे बीच ही हैं। सुयान को देखते ही निंग तियानेक्सन घबरा गई। अपनी गहरी नजर से उसे निंग शी और सुयान के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था और वह निंग शी को लेकर चिंतित थी। जैसे ही वह निंग शी को सांत्वना देने वाली थी, सुयान और निंग जुएलुओ उनकी ओर बढ़े। सुयान ने निंग शी की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम भी यहाँ हो जियाओक्षी, दादाजी बहुत खुश होंगे। हम? निंग शी ने भावशून्यता से सिर हिलाया। आप हाल चाल कैसे हैं? सुयान ने चिंतित स्वर में पूछा। अभी भी ठीक है जियो जी, जब तुम्हारे पास थोड़ा खाली समय हो तो हम मिलेंगे। मैं। सुयान जैसे ही आगे बढ़ना चाहती थी, जूंग लिंगयू उनकी ओर दौड़ी। उसने निंग शी को सुयान से बात करते हुए देख लिया था और वह उन्हें अलग करना चाहती थी। शुएलुओ, सुयान, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। जाओ और मेहमानों का स्वागत करो। ठीक है माँ, बहन, मुझे माफ कर दो। निंग जुएलुओ ने निंग शी को एक आत्मसंतुष्ट नजर से देखा जब उसकी माँ ने उसे बचा लिया।
अध्याय 564 छोटा खजाना तुम्हारे लिए रो रहा है। अध्याय 564 छोटा खजाना तुम्हारे लिए रो रहा है। जैसे जैसे अधिक मेहमान आते गए, भोज कक्ष में भीड़ बढ़ती गई और निंग शी ने उनमें से कुछ को पहचान लिया। उस समय निंग जुएलुओ से अंतरंग बातें कर रही महिला लियू लिंग थी, जिनसे निंग शी लास वेगास में ऑडिशन के दौरान मिली थी। उनके बगल में उनकी माँ लिंग होराइजन फैशन की अध्यक्ष गुओ हुई होनी चाहिए थी। निंग याओ हुआ और जूंग लिंगयू उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। मेहमानों के लगातार आने के बावजूद निंग जुएलुओ लगभग सभी से बातचीत कर पाए। मेहमान निंग जुएलुओ को एक अलग नज़र से देख रहे थे, उससे प्रभावित थे। ये लड़की सचमुच कमाल की है, इतनी कम उम्र के बावजूद उसका कनेक्शन इतना व्यापक है। मुझे बहुत निराशा होती है जब मैं अपने घर के बच्चे की तुलना उससे करती हूँ। वह हमेशा एक स्टार बनने का सपना देखती थी, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद स्क्रीन पर उसकी परछाई तक नहीं दिखती। निंग जुएलुओ के उलट, जिसका अपना खुद का व्यवसाय और अपनी कंपनी है, एक नौकर जो बाहर मेहमानों की सेवा कर रहा था, अचानक दौड़ता हुआ अंदर आया और हौंफते हुए बोला, मालिक बाहर बाहर। निंग याओ हुआ ने सख्ती से पूछा, बाहर क्या हुआ है? क्या तुम्हें पता है कि मेहमानों के सामने तुम्हारा इतना गुस्सा होना कितना अनुचित है? नौकर चिंतित होकर बोला, नहीं मालिक, वहाँ महत्वपूर्ण मेहमान हैं, बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हैं। निंग याओ हुआ अभी भी नाखुश था। आखिर किसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? निंग परिवार की स्थिति को देखते हुए नौकर को घबराने की जरूरत नहीं थी, भले ही मेहमान किसी प्रतिष्ठित परिवार से हों। कोने में खड़ी निंग शी नौकर के हाव भाव जानने को उत्सुक थी। इस बार निंग जुएलुओ किसके साथ उलझी है? नौकर ने बताया, अभी अभी एक कार प्रवेश द्वार के सामने रुकी थी, लेकिन उसमें से कोई बाहर नहीं आया। वह बस वहीं खड़ी थी, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कार वाकई बहुत प्रतिष्ठित लग रही थी। फिर मैंने नंबर प्लेट देखी और ऐसा लग रहा है कि यह लू परिवार की कार है। नौकर की बात सुनकर निंग याओ हुआ और जूंग लिंगयू चिंतित हो गए। क्या? लू परिवार? कौन सा लू परिवार? नौकर कांप उठा, लुलू कॉर्पोरेशन। निंग शी ने अपना फलों का रस उगल दिया। क्या? लू कॉर्पोरेशन? क्या ये लू टिंगजियाओ हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। शैतान यहाँ क्यों होगा? उम्मी बहन शिन, मैं पहले एक फोन कॉल करने के लिए खुद को माफ करूंगी। निंग शी अभी भी चिंतित थी और वह लू टिंगजियाओ को फोन करने के लिए बाहर गई। फोन एक बार बजने के बाद उठाया गया और एक आदमी की गहरी आवाज आई, अरे। फोन के दूसरी ओर सन्नाटा था और वह ये पता नहीं लगा सकी कि वह कहाँ है। निंग शी ने घबराकर पूछा, हेलू टिंगजियाओ, तुम इस समय कहाँ हो? निंग निवास के प्रवेश द्वार पर। निंग शी नाराज हो गई, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि तुम वापस नहीं आए। लिटिल ट्रेजर तुम्हारे लिए रो रहा था। अपने बच्चे लिटिल ट्रेजर के बारे में सुनकर उसके चेहरे का कठोर भाव हल्का पड़ गया। मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे भी यहाँ इतने लंबे समय तक रुकने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगी और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगी। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। निंग शी अवाक रह गई। वह वास्तव में चाहती थी कि वह पहले लिटिल ट्रेजर के साथ वापस जाए। क्या होगा यदि कुछ हुआ और उसे अधिक समय तक रुकना पड़ा? वह सोच ही रही थी कि उन्हें पहले जाने के लिए कैसे मनाए, तभी दूसरी तरफ से आवाज आए, जैसे फोन पास हो रहा हो, और इस बार एक कमजोर सी आवाज आई, भाभी, आपका इंतजार करते हुए इन दो ठंडे लोगों ने मुझे लगभग बर्फ की तरह जमा दिया था। आपका काम कब तक पूरा होगा? कृपया जल्दी वापस आइए। अध्याय 565 व्यक्तिगत स्वागत। अध्याय 565 व्यक्तिगत स्वागत। लू जिंगली भी यहाँ थी। उफ, निंग शी बिल्कुल अवाक रह गई। ये सब एक साथ क्यों आए हैं? जब निंग शी लू टिंगजियाओ से बात कर रही थी, निंग याओ हुआ, जूंग लिंगयू और निंग याओबांग प्रवेश द्वार की ओर जा रहे थे। चूंकि नौकर ने काफी हंगामा मचाया था और कुछ मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींचा था, इसलिए उन्होंने बाहर देखा और अनुमान लगाया, यहाँ कौन है? ये शोरगुल क्यों है? निंग याओ हुआ उनका स्वागत खुद करने वाले हैं। यहाँ तक कि निंग याओबांग भी उनके पीछे पीछे आ गया। मैंने सुना है कि यह लू परिवार का कोई सदस्य है। लू परिवार? आप मजाक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो सम्राट स्वयं अचानक किसी अधिकारी के घर जा रहे हों और रात के खाने के लिए रुक रहे हों। यह असंभव था। मुझे भी नहीं लगता कि यह संभव है, लेकिन मैंने निंग परिवार के नौकर को खुद ये कहते सुना है। बाहर लू परिवार की नंबर प्लेट वाली एक कार खड़ी है। क्या वह गलत हो सकता है? ये सच हो सकता है, लेकिन हालांकि यह लू परिवार की कार है, कौन जानता है कि मुखिया वास्तव में आया था या नहीं। ये बिल्कुल असंभव है। हो सकता है कि उन्होंने किसी को बुजुर्ग के लिए उपहार छोड़ने के लिए भेजा हो। यही सबसे अच्छी संभावना है जो मैं सोच सकता हूँ। ये तो सही है। अगर वे इसमें कुछ हद तक शामिल हैं, तो निंग परिवार वाकई कुछ खास है। उन्हें ऐसी किस्मत का हकदार कौन बनाता है? क्या ये हो सकता है कि मास्टर लॉन की भविष्यवाणी सच हो? निंग निवास के प्रवेश द्वार पर वे लोग कहाँ हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? निंग याओ हुआ ने नौकर से घबराकर पूछा। अभी भी कार में ही हूँ। नौकर ने पसीने से तरबतर होकर कांपती आवाज में जवाब दिया। वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मुझे कुछ पता नहीं। कार वहां पार्क करने के बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं किया। निंग याओ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं उन्हें घमंडी और शक्तिशाली होने का नाटक करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। वे वैसे भी लू परिवार से हैं। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करूंगा। तुम बाद में अपने मुंह से क्या निकलेगा, इस बारे में सावधान रहना। निंग याओबांग परेशान हो गया। क्या मैं अब खुलकर बोल भी नहीं सकता? क्या तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। बस यहीं रुको, वरना अगर मेहमान नाराज हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा।
निंग याओहुआ उस पर चिल्लाया। निंग याओबांग ने स्थिति के महत्व को समझा और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। ठीक है। निंग याओहुआ, झूंग लिंग्यू, निंग याओबांग और कुछ नौकरों के साथ ऊपर गया। अपनी पीठ सीधी की और काले रंग की मेबाक की ओर चल पड़ा। कार की खिड़की में एक छोटा सा गैप खुला हुआ था और अंदर बैठे लोग निश्चित रूप से बाहर से आने वाली आवाजें सुन सकते थे। निंग याओहुआ ने भावुकता से अभिवादन किया, प्रिय अतिथियों, आज रात आपको यहाँ देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया अंदर आइए। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, 3 सेकंड बीता। निंग याओहुआ की मुस्कान जमी रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इसे नहीं सुना हो? निंग याओहुआ ने धीरे से खांसते हुए कहा, यहाँ तक का सफर काफी लंबा होगा। कृपया अंदर आइए और कुछ पेय पदार्थ ले लीजिए। वहाँ पुनर्तः सन्नाटा था। निंग याओहुआ का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपने पीछे खड़े नौकर से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि अंदर लोग हैं? बिल्कुल, जब से कार यहाँ खड़ी हुई है तब से कोई नीचे नहीं उतरा, अंदर कोई तो होगा ही। नौकर ने पूरे विश्वास के साथ कहा। निंग याओहुआ की भौहें गहरी हो गईं। क्या हो रहा था? लोग नीचे क्यों नहीं आए? वह तो पहले ही उनका स्वागत करने आ चुका था। क्या उससे कोई गलती हुई थी? अध्याय 566, वे यहाँ किसके लिए हैं? अध्याय 566, वे यहाँ किसके लिए हैं? अचानक जूंग लिंग्यू को कुछ सूझा और उसने जल्दी से निंग याओहुआ को एक तरफ खींच लिया। याओहुआ, इधर आओ। यह क्या है? क्या आपको लगता है कि लू परिवार के ये लोग जुएलुओ के लिए यहाँ हैं? झूंग लिंग्यू ने पूछा। जुएलुओ? हाँ, आज जुएलुओ के लिए यहाँ बहुत सारे मेहमान भी आए हैं, है ना? उनमें से कुछ ने तो ये भी कहा कि वे जुएलुओ के प्रशंसक हैं। जुएलुओ का स्टूडियो हाल ही में बहुत अच्छा चल रहा है। तो निंग याओहुआ की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। ये समझ में आता है, लेकिन मैंने जुएलुओ से इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना है। चलो उससे पूछ लेते हैं, मैं उसे अभी यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, जल्दी करो, निंग याओहुआ ने आग्रह किया। समूह वापस प्रवेश द्वार की ओर लौट गया। पिताजी, माताजी, क्या हुआ? आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? निंग याओहुआ ने उसे गंभीरता से देखा। शुएलुओ, सच बताओ, क्या तुम लू कॉर्पोरेशन से किसी से जुड़ी हो? निंग जुएलुओ ने अपना सिर झुकाया। लू कॉर्पोरेशन? हाँ। निंग याओहुआ घबराया हुआ लग रहा था। नहीं, निंग जुएलुओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। हालांकि वहाँ से किसी को जानकर उसे खुशी होगी। हालांकि वह कितनी भी सक्षम क्यों न हो, लू परिवार से संपर्क करना वाकई मुश्किल था। निंग याओहुआ ने कार को ध्यान से देखा। शुएलुओ, जरा दोबारा सोचो, लू परिवार की एक कार अभी हमारे घर के ठीक बाहर खड़ी है। क्या? निंग जुएलुओ चौंक गई। उसने कार की तरफ देखा और याद करने की कोशिश की। क्या तुम्हें कुछ याद है? क्या तुम हाल ही में लू कॉर्पोरेशन के किसी व्यक्ति के संपर्क में थे? झूंग लिंग्यू ने पूछा। थोड़ी देर बाद निंग जुएलुओ ने जल्दी से कहा, माँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। कुछ दिन पहले एक कॉकटेल पार्टी में मैं लू टिंगजियाओ के निजी सहायक चेंग फेंग से मिला था और उसने मुझसे इतिहास के बारे में पूछा था। झूंग लिंग्यू उत्साहित था। तुमने हमें इतनी महत्वपूर्ण खबर क्यों नहीं बताई? निंग जुएलुओ शर्मा गई। वह तो यूं ही पूछ रहा था, मैं ये बात क्यों उठाऊंगी? निंग याओहुआ सचमुच हैरान रह गया। शुएलुओ, तुम अभी भी कितने मासूम हो। उनके निजी सहायक ने तुमसे संपर्क कर लिया है। जाहिर है उन्हें तुम्हारे स्टूडियो में दिलचस्पी है। हो सकता है वे सहयोग भी मांगें। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने तुम्हारे दादाजी के जन्मदिन पर किसी को भेजा है। चलो, हम सब मिलकर सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे। निंग जुएलुओ को लगा कि ऐसा होना बहुत मुमकिन है और वह बहुत उत्साहित भी थी, लेकिन उसने इसे छिपाने की कोशिश की। ठीक है पिताजी। फिर वे तीनों एक बार फिर कार की ओर चल पड़े। खिड़की का गैप इतना छोटा था कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी ये देखा जा सकता था कि कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। निंग जुएलुओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या यह आप हैं, मिस्टर चेंग? मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। हमारी तरफ से आतिथ्य में कमी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस यात्रा के लिए धन्यवाद। निंग जुएलुओ ने विनम्रतापूर्वक अपनी बात जारी रखी। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कार में कोई था ही नहीं। वे तीनों एक दूसरे को असमंजस में देखने लगे। क्या हो रहा है? वह व्यक्ति उनके घर के ठीक सामने गाड़ी क्यों पार्क कर रहा था? वह सिर्फ पार्किंग के लिए इतनी दूर तो नहीं आया होगा, है ना? क्या यहाँ का दृश्य इतना आकर्षक था? कितना अजीब है। अध्याय 567, लू परिवार का दूसरा मास्टर लू जिंगली। अध्याय 567, लू परिवार का दूसरा मास्टर लू जिंगली। चूंकि लू टिंगजियाओ और छोटा बच्चा यहाँ थे, इसलिए निंग शी ने जन्मदिन का केक खत्म करने के बाद खुद को माफी मांगी। दादाजी, बहुत देर हो गई है, मुझे वापस जाना है। बुजुर्ग के पास उसे यहाँ रखने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, याद रखना कि वापस आना और अक्सर मिलना। बिल्कुल, निंग शी ने सिर हिलाया। तुम हमेशा मुझे खोखले वादे करते हो। मुझे आश्चर्य है कि अगली बार तुम कब वापस आओगे। खैर, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं किसी ड्राइवर से तुम्हें वापस भेज दूंगा। कोई बात नहीं दादाजी, एक दोस्त मुझे वापस भेजने के लिए यहाँ है। ठीक है, वापस आते समय सावधान रहना। हम अलविदा दादाजी। दादाजी और निंग तियानक्सिन को विदाई देने के बाद निंग शी खुशी से झूमती हुई बाहर निकल गई। ओह, उस छोटी सी बन को देख लिया। कितनी प्यारी छोटी बन। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, वह लगभग निंग याओहुआ, जूंग लिंग्यू और निंग जुएलुओ से टकरा गई। निंग जुएलुओ उसे देखते ही उसके पास गई। बहन, क्या अब तुम जा रही हो?
निंगशी ने अधीरता से कहा। छोटा सा खरगोश उसके ठीक सामने था और उसे रोका जा रहा था, जिससे वह बहुत परेशान हो रही थी। बहन, इतनी देर में यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। आप थोड़ी देर इंतजार क्यों नहीं करती? मैं भोज खत्म होने के बाद भाईयान से आपको वापस भेज दूंगी, निंग जुएलुओ ने सुझाव दिया, क्योंकि वह जानती थी कि कोई न कोई तो इस विचार के खिलाफ जरूर होगा। जूंग लिंग्यू ने तुरंत निंग जुएलुओ को एक तरफ खींच लिया। जुएलुओ, तुम मूर्ख बच्चे, तुम इतने भोले क्यों हो? माँ, अब बहुत देर हो चुकी है, दीदी का अकेले वापस जाना खतरनाक होगा। जूंग लिंग्यू ने निंग जुएलुओ को एक शब्द भी न बोलने का संकेत दिया। फिर वह एक निर्दयी भाव के साथ निंगशी के पास गई और उससे सीधे तरीके से पूछा, निंगशी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? निंगशी ने शांति से अपनी बाहें पार की और धीरे से उत्तर दिया, आपको क्या लगता है मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैडम निंग? जूंग लिंग्यू ने उस पर तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया। तुम्हें बस पैसा चाहिए, है ना? और मैं सोच रहा था कि तुम कितनी मेहनती हो सकती हो। ऐसा नहीं है कि तुम कंपनी में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन तुम इतनी महत्वाकांक्षी हो कि तुम सिर्फ मुख्य कंपनी में ही शामिल होना चाहती हो। निंगशी ने अपनी भौहें उठाईं। मैं मुख्य कंपनी में शामिल होना चाहती हूँ? मुझे यह मत बताना कि तुमने इसके बारे में सोचा ही नहीं, वरना तुम अपने दादाजी को खुश करने के लिए आज ये सब क्यों करते? हमेशा ये सब तरकीबें अपनाते रहते हो। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि बाहरी दुनिया में जिंदा रहना कितना मुश्किल है, तो तुम वापस आना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। अचानक मेबेक का दरवाजा धीरे से खुला। जब जूंग लिंग्यू ने दरवाजा खुलते देखा तो उसने निंगशी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और उसे पीछे धकेल दिया। फिर निंग जुएलुओ को आगे की ओर धकेल दिया। लगता है असिस्टेंट चेंग नीचे आ रहे हैं। जुएलुओ, जाओ। निंग याओ हुआ ये देखकर चकित रह गया कि कार से उतरने वाला व्यक्ति चेंग फेंग नहीं था, बल्कि लू परिवार का दूसरा मास्टर लू जिंगली था। मायावी लू टिंगजियाओ के विपरीत लू जिंगली एक उच्च स्तरीय जीवन जीता था। उसका चेहरा इतना जाना पहचाना था कि कोई भी उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। लू परिवार के द्वितीय गुरु स्वयं यहाँ उपस्थित थे। क्या ही सम्मान की बात है। मेहमानों की प्रतिक्रिया, उसके पिता के सदमे और निंग याओबांग की ईर्ष्या के बारे में सोचकर ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उन्होंने लू जिंगली को देखा था। अध्याय 568, शैतान का खजाना जियो शीशी। अध्याय 568, शैतान का खजाना जियो शीशी। निंग जुएलुओ पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा कि कार में लू कॉर्पोरेशन का कोई असिस्टेंट होगा। यदि कार पर लू टिंगजियाओ की निजी कार प्लेट नंबर नहीं होता तो वह अपने निजी सहायक के बारे में सोच भी नहीं पाती। चेंग फेंग लू टिंगजियाओ के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक था और लू कॉर्पोरेशन में उसकी काफी ताकत थी। वह आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होता था और छोटे मोटे कामों के लिए अपने मातहतों को भेज देता था। वह ये जानकर आश्चर्यचकित थी कि लू टिंगजियाओ का भाई लू जिंगली यहाँ था। उसने जूंग लिंग्यू की आंखों में प्रशंसा की चमक देखी और निंग जुएलुओ का गर्व चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए उस आदमी का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। द्वितीय गुरु निंग याओ हुआ के शांत होने के बाद उसने कंपनी के अध्यक्ष का रूप धारण किया और धीरे धीरे लू जिंगली की ओर बढ़ा। हमारे घर में आपका स्वागत है, मिस्टर लू। निंग याओ हुआ ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जबकि वह बीच में बोल रहा था। फिरोजी नीले रंग की पोशाक पहने लू जिंगली ने ऐसे अभिनय किया जैसे वे तीनों मौजूद ही न हो और उनके पास से गुजरते हुए निंगशी के पास ऐसे गया जैसे वह रोने ही वाला हो। बहन, निंगशी ने उसे चाकू फेंकने जैसी तीखी नजर से देखा और लू जिंगली तुरंत रुक गई, इससे पहले कि वह भाभी कह पाता। लू जिंगली के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वह कमजोरी से बोला, जियाओ शीशी, तुम आखिरकार बाहर आ ही गई। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते बहुत भूखा हो गया हूँ। जल्दी से गाड़ी में बैठो। क्या तुम अपने बॉस को इतनी देर तक इंतजार करवाकर अपनी नौकरी गंवाना चाहती हो? लू जिंगली ने अपने वरिष्ठ अधिकारी की तरह व्यवहार करके अपने चरित्र में बदलाव किया, लेकिन यह बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं लगा। निंगशी ने राहत की सांस ली। ये मुंहफट कमीना, वो तो उससे लगभग डर ही गई थी। बोलने से पहले माहौल पर नजर रखना कब सीखेगा? ये कमीना अब भी उसका वरिष्ठ अधिकारी था, इसलिए वह न तो उसे मार सकती थी न ही डांट सकती थी। वह बस अपनी बात मन में ही रख सकती थी। लू जिंगली को जरा भी बुरा नहीं लगा और वह मुस्कुरा दी। क्या तुम इस बात से बहुत हैरान हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ? कोई बात नहीं, मैं रास्ते में ही थी। गाड़ी में बैठो, जल्दी। लू जिंगली को महसूस हुआ कि दो लोग उसे घूर रहे हैं और उसकी आत्मा को पीड़ा दे रहे हैं, इसलिए उसने जल्दी से निंगशी को कार में धकेल दिया और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, सब हो गया, मिशन पूरा हुआ। अंततः उसने शैतान का खजाना जियो शीशी उठा लिया। उसने अपने पीछे बैठे 3 लोगों के हाव भाव की परवाह न करते हुए अपनी टाई ठीक की, ड्राइवर की सीट पर बैठा और गाड़ी चला दी। काली मेबेक नजरों से ओझल होती जा रही थी। निंग याओ हुआ, जूंग लिंग्यू और निंग जुएलुओ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। वे बस उस दिशा को देखते रहे जहां कार जा रही थी। वह व्यक्ति जिसका वे लंबे समय से अभिवादन करने की कोशिश कर रहे थे, लू कॉर्पोरेशन के दूसरे मास्टर लू जिंगली, व्यक्तिगत रूप से आए, सिर्फ निंगशी को लेने के लिए। कितना असंभव। इसके अलावा, हालांकि लू जिंगली की आवाज ऐसी थी जैसे वह निंगशी को दोषी ठहरा रहा हो, लेकिन उसका लहजा दोस्ताना था, जैसे दोस्त आपस में मजाक कर रहे हों, मानो वे बहुत करीबी हों। जूंग लिंग्यू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अभी अभी निंगशी पर आरोप लगाया था कि वह बाहर अच्छा नहीं कर रही है और परिवार से कुछ पाने के लिए वापस आई है। अब वह लू जिंगली जैसे किसी व्यक्ति के साथ उलझ गई थी। अध्याय 569, शोषक मूल्य। अध्याय 569,
शोषक मूल्य। निंग याओहुआ को भी अपनी पत्नी से कम सदमा नहीं लगा। उसे भी थोड़ा अफसोस और ईर्ष्या हुई। वह लू कॉर्पोरेशन से संपर्क करने की इतनी कोशिश कर रहा था, फिर भी उसकी निकम्मी बेटी लू जिंगली की दोस्त थी। अरे क्या गलती हुई, वह कैसे भूल गया। निंग शी अब ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के साथ थी और अफवाह ये थी कि लू जिंगली ने निंग शी को व्यक्तिगत रूप से कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और वह वास्तव में उसे महत्व देते थे। उसने हमेशा यही सोचा था कि निंग शी तो बस एक छोटा सा मोहरा है और ये सब बस एक व्यापारिक रणनीति से ज्यादा कुछ नहीं है। किसने सोचा था कि वे दोस्त बन जाएंगे। शुए लुओ, क्या निंग शी हमेशा से लू परिवार के दूसरे मास्टर के इतने करीब रही है? निंग याओहुआ ने धीरे से पूछा। निंग जुएलुओ ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और निंग शी के जाने की दिशा में घूरने लगी और निंग याओहुआ का सवाल सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी। मुझे इस बारे में ज्यादा यकीन नहीं है पिताजी। मुझे लगता है आपने दूसरे गुरु के व्यक्तित्व के बारे में भी सुना होगा। वह लू टिंगजियाओ जितना दुर्गम नहीं है और अपने साथियों के साथ हमेशा दोस्ताना व्यवहार रखता है। निंग शी को उसने खुद भर्ती किया था और उसने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट को जीतने में उसकी मदद की थी, इसलिए ये स्वाभाविक है कि उनके बीच दोस्ताना संबंध हैं। निंग याओहुआ ने सिर हिलाया। अच्छा, अगर हम लू जिंगली से संपर्क कर सकें तो यह चेंग फेंग जैसे छोटे मोटे सहायक से कहीं ज्यादा उपयोगी होगा। निंग जुएलुओ का चेहरा जम गया और वह शर्मिंदा महसूस करने लगी। अगर हम ऐसा कर पाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन पिताजी आप जानते हैं कि बहन को हमारे बारे में बहुत गलतफहमी हो गई है। शायद मैं जाकर उनसे विनती करूं। जूंग लिंग्यू अब और चुप नहीं रह सका। क्यों? लू जिंगली हमेशा से ही कई लोगों से घुली मिली रही है। वह उसे कब तक याद रखेगा? कंपनी में रोजाना इतने सारे नए कलाकार जुड़ रहे हैं, वह उसे जल्द ही भूल जाएगा। वह तो बस आज उसे लेने आया था। अचानक निंग याओहुआ के दिमाग में एक विचार आया। शुए लुओ, क्या तुम्हें लगता है कि लू जिंगली को निंग शी में दिलचस्पी है? निंग जुएलुओ जानती थी कि निंग याओहुआ क्या सोच रही है, क्योंकि उसने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। पिताजी, ये बहुत संभव नहीं लगता। इंडस्ट्री में लगभग सभी जानते हैं कि लू जिंगली अपने कलाकारों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगा। निंग याओहुआ ने आह भरी। ये बात उसे पहले हुई बातचीत से भी पता थी, लेकिन उसने सोचा कि इसके बारे में पूछने में कोई हर्ज नहीं है। यह एक अत्यंत उपयोगी संसाधन होगा, भले ही उनका लू परिवार से थोड़ा सा भी संबंध हो। और वे लू कॉर्पोरेशन के दूसरे नंबर के अधिकारी लू जिंगली के बारे में बात कर रहे थे। हो सकता है इस बेकार बेटी में अभी भी कुछ मूल्य हो जिसका वे फायदा उठा सकें। जब वे तीनों भोज कक्ष में लौटे तो कई लोग उनके पास आए और पूछा कि क्या लू परिवार से कोई आया है। उन्होंने झूठ बोला और कहा कि वह उनका कोई रिश्तेदार था, लू कॉर्पोरेशन से कोई नहीं। कार में निंग शी ने नींद में डूबे हुए छोटे बन को अपनी गोद में बिठा लिया। उसका नींद से भरा चेहरा देखकर उसका दिल दुखने लगा। उसने बातें करते हुए उसे थपथपाकर सुलाने की कोशिश की। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे देर हो जाएगी, तुम घर पर मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? लू जिंगली ने अपने भाई को घूरते हुए निंग शी से शिकायत की। खैर, मैं तो सचमुच बहुत चाहता था, लेकिन वे दोनों बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते थे। वे पूरे समय यहाँ बेचैन रहे क्योंकि तुम अपने वादे के अनुसार 2 घंटे से 5 मिनट देर से आए थे। जब तुमने अभी उसका फोन नहीं उठाया तो उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। जब तुमने उसे मैसेज किया कि तुम देर से आओगे तो वह और इंतजार नहीं कर सका और लिटिल ट्रेजर ने भी मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसलिए आखिरकार मुझे उन्हें यहाँ तक गाड़ी चलाकर लाना पड़ा और तुम्हारा इंतजार करना पड़ा। अंततः हम पहुंच गए और फिर अचानक आपको रोक दिया गया, इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ा और आपको कार में बिठाना पड़ा। अध्याय 570, आपके प्यार की खुराक से भरा हुआ। अध्याय 570, आपके प्यार की खुराक से भरा हुआ। उफ, निंग शी ने उस छोटे बन की ओर देखा जो अब गहरी नींद में सो रहा था और फिर उस शैतान की ओर देखा जो अभी भी काम कर रहा था। शैतान शांत भाव से अपने दस्तावेजों को देख रहा था, मानो वह बस उस नन्हे खरगोश का साथ देने आया हो। वह समझ सकती थी कि नन्हा खरगोश अधीर है, लेकिन ये कल्पना करना मुश्किल था कि शैतान इतनी छोटी सी बात पर इतना घबरा जाएगा। क्या लू जिंगली अतिशयोक्ति कर रहा था? लू टिंगजियाओ ने देखा कि लड़की उसकी ओर देख रही है, इसलिए उसने ऊपर देखा और पूछा, क्या सब ठीक है? निंग शी ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं तो बस घर घूमने गई थी। लू टिंगजियाओ को उसके सहज उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने आगे कोई दबाव नहीं डाला। ओह ठीक है लू टिंगजियाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। निंग शी ने ऊपर देखा। निंग शी ने भौहें चढ़ाईं। तो मैंने अपने दादाजी के जन्मदिन पर आपकी दुकान जेड ट्रेजरी से एक जेड मनके का कंगन $120,000 में और 20% छूट पर खरीदा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जब मैंने आज इसे अपने दादाजी को दिया तो किसी ने कहा कि इसकी कीमत $20 लाख से ज्यादा है और इसे किसी साधु ने पवित्र किया है? लू टिंगजियाओ ने उसके लंबे प्रश्न के बाद केवल 2 अक्षरों वाला उत्तर दिया, क्या ऐसा था? निंग शी ने आंखें मूंद लीं और मुंह बना लिया। वह साफ तौर पर ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही न हो। क्या आपने अपने कर्मचारियों से ऐसा करवाया? निंग शी ने सीधे पूछा। लू टिंगजियाओ ने भावशून्यता से उत्तर दिया, मैं उस समय विदेश में था। निंग शी ने पलकें झपकाईं। ओह, तुम तो फिलाडेल्फिया में थे। यदि वह विदेश में था तो उसे कैसे पता चला कि क्या हुआ और वह उसकी मदद के लिए लोगों को कैसे भेज सकता था? ये तो अजीब है। फिर क्या हुआ? वह बूढ़ा आदमी तो कोई विशेषज्ञ लग रहा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उससे कोई गलती हो सकती है। अरे लू टिंगजियाओ, एक बॉस होने के नाते क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि तुम्हारे कर्मचारी ने मुझे गलत दाम पर कुछ बेच दिया?
निंग शी बुदबुदाई। लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। मैं उसे बाद में इनाम दूंगा। निंग शी अवाक रह गई। लू जिंगली ने अचानक कहा, मैं अचानक से ही भर गई हूँ। आपके प्यार की खुराक से भर गई हूँ। निंग शी ने लू टिंगजियाओ से बहस करना छोड़ दिया। उसे कुछ ऐसा हो गया था जो उसे और भी परेशान कर रहा था और उसे भयंकर सिरदर्द हो रहा था। और हाँ, इस ब्रेसलेट की वजह से तो मैं एक अजीब ब्लाइंड डेट पर पहुंच गई। क्या? लू जिंगली चौंक गई। अगर उसके पीछे कोई पूंछ होती तो अब जोर जोर से हिल रही होती। उसकी गपशप चालू हो गई। जियाओ शी, कौन सी ब्लाइंड डेट? ब्लाइंड डेट? लू टिंगजियाओ की शांत अभिव्यक्ति धीरे धीरे एक चिंताजनक तूफान में बदल रही थी। निंग शी ने अपनी ठुड्डी को हाथ में पकड़ा और आह भरते हुए बोली, यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने मेरे कंगन की उत्पत्ति को पहचाना। क्योंकि उसके पास अपने पोते द्वारा दिया गया एक कंगन है जिसे पवित्र भी किया गया था। उसने कहा कि हम बहुत समान हैं। फिर उसने मेरे दादा से बात की और अचानक मुझे अपने पोते से मिलवाना चाहा। मेरे दादा ने पोते की तस्वीर देखने के बाद शायद सोचा होगा कि यह एक अच्छा विचार है, इसलिए वह सहमत हो गया और एक समय भी तय किया। उसने मुझे जाने से पहले ये याद भी दिलाया। लू जिंगली साफ तौर पर खुश थी। वाह, तो जियाओ शी, क्या तुम जा रही हो? क्या हो रहा था? भाभी अभी कुछ घंटों के लिए बाहर गई थी और एक नया रोमांटिक प्रतिद्वंदी आ गया। कितना प्रतिस्पर्धी। अध्याय 571। कृपया मुझे अनदेखा करना जारी रखें। अध्याय 571। कृपया मुझे अनदेखा करना जारी रखें। लू जिंगली चौंक गया और उसने रिव्यू मिरर से निंग शी को घबराहट से देखा। जियाओ शी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेलगाम हो। तुम सच में अपने उसूलों को छोड़कर ब्लाइंड डेट पर तो नहीं जाओगी, है ना? निंग शी का मुंह फड़क उठा। क्या बेरुखी है? कोई बात नहीं, ये मेरे दादाजी की ही तो रजामंदी थी। ठीक है, मुझे पता है कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और उनके सारे बाल सफेद हो गए हैं। लू जिंगली ने सोचा कि अब उनका काम तमाम हो गया। उसका भाई बड़ी मुसीबत में फंस गया। जियाओ शी, अपनी संतान होने का इजहार करने के कई तरीके हैं। जल्दी मत करो, तुम सच में ब्लाइंड डेट पर नहीं जाओगी, है ना? लू जिंगली पूछती रही। फिर उसने अपने भाई की ओर देखा और सोचा कि कोई प्रतिक्रिया होगी, लेकिन उसका भाई चुपचाप बैठा रहा और उसने कुछ नहीं किया। लू जिंगली ऐसी प्रतिक्रिया से और भी अधिक भयभीत थी। लू टिंगजियाओ बहुत शांत थी, जो कोई अच्छा संकेत नहीं था। यह एक जोरदार संघर्ष के बाद छाई खामोशी जैसा था। वह उसके साथ सार्वजनिक रूप से दिखना चाहता था, उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा करना चाहता था और सबके सामने उसे चूमना चाहता था। यहाँ तक कि जब उसने पुरुषों का वेश धारण किया था तब भी वह सबको बताना चाहता था कि वह उसकी है और किसी को भी उसके पास आने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब चूंकि उसे उसके साथ रहने का भी अधिकार नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। वह एक विशेष पद पर था और इस समय निंग शी अपने करियर के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। अगर वह उसके साथ संलिप्त पाई जाती तो उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती, क्योंकि सब यही सोचते कि वह इसलिए सफल हुई क्योंकि उसने उसके साथ अपने अंतरंग संबंधों पर भरोसा किया था। वह उसे अपने सपने के लिए जुनून के साथ संघर्ष करते देखना पसंद करते थे और वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जब निंग शी इस समस्या को सुलझाने की योजना के बारे में सोच रही थी तो उसकी नजर लू टिंगजियाओ से मिली। वे किस प्रकार की आंखें थीं? वे ठंडे और दूर लग रहे थे, मानो कुछ भी उसकी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन वह उसकी सबसे गहरी कोठरियों में देख सकती थी। उसकी भावनाएं मैग्मा लावा के तापमान के साथ उसे भावुकता से जला रही थीं। कार में सन्नाटा पसरा हुआ था। लू जिंगली ने अपने भाई की ओर देखा, फिर निंग शी की ओर देखा और उसका सुंदर चेहरा काला पड़ गया। अरे, क्या तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखते हुए दूसरों के प्रति विचारशील हो सकते हो? थोड़ी देर बाद लू जिंगली, ठीक है, मेरी गलती, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, कृपया मुझे अनदेखा करते रहो। रीगल रिविया होटल में निंग शी और छोटे बन को वापस अपार्टमेंट में भेजने के बाद लू जिंगली तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि उसने निंग शी को दयनीय नजरों से देखा। भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है और अगर मैं आपके स्टीमबोट के खाने का स्वाद ले सकूं तो बहुत अच्छा होगा। निंग शी ने छोटे बन को अपनी बाहों में लिया और ठंडी निगाहों से आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुमने मुझे अभी क्या कहा, भाई शी? लू जिंगली तुरंत बदल गई। निंग शी संतुष्ट दिखी, फिर पूछा, क्या तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? काम के बाद हम सीधे तुम्हारे घर गए थे। मैंने तो कार में ही कुछ नाश्ता कर लिया था। मेरे भाई ने तो कुछ खाया ही नहीं। लू जिंगली शिकायत करता रहा। उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि निंग शी इस ब्लाइंड डेट को कैसे संभालेगी और अगर उसे पता ही नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है तो उसे नींद नहीं आएगी। निंग शी बेबस होकर उसे देखती रही। शुक्र है कि उसने लिटिल ट्रेजर को भेजने से पहले उसे खाने पर ला दिया था, वरना वह भी उनके साथ भूखा मर जाता। वह जानती थी कि बच्चों की देखभाल करने में मर्द बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि पहले वाली भूलने की होड़ शायद बहुत जोरदार थी। निंग शी ने लू टिंगजियाओ की नजरों से बचते हुए आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है, मेरे घर आ जाओ, मुझे भी थोड़ी भूख लगी है। अध्याय 572। हर जगह रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी। अध्याय 572। हर जगह रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी। जब वे रिसेप्शनिस्ट के पास से गुजरे तो निंग शी गुस्से से बुदबुदाई, कितना परेशान करने वाला। क्या हुआ? लू जिंगली ने पूछा। निंग शी ने दुखते हुए कहा, पहले यहाँ एक बहुत ही प्यारी लड़की रिसेप्शनिस्ट थी। मैंने उसे यहाँ पहले दिन ही लिपस्टिक का एक डिब्बा भी दिया था। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। वो कभी कभार मेरे साथ कुछ गपशप करती रहती थी, लेकिन फिर अचानक उसे वहाँ से हटा दिया गया और अब जो रिसेप्शनिस्ट है वो एक अंकल है। उफ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मुझे मेरी प्यारी लड़की वापस दे दो।
उफ, लू जिंगली की पहली प्रतिक्रिया शांत और मासूम दिखने वाले भाई को देखने के लिए मुड़ना था। ऐसा काम और कौन करेगा। उसके भाई के रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी हर जगह मौजूद थे। वह इतना व्यस्त था कि उसे हर दिन उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। जब वे ऊपर गए और लिफ्ट से बाहर निकले तो निंगशी अपने घर की ओर चली और फिर अचानक चौराहे पर रुक गई और अचानक पीछे की ओर कदम बढ़ा दिए। जियाओ शी, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? लू जिंगली उलझन में थी। लू टिंगजियाओ ने पहले ही अपने दरवाजे के सामने किसी को खड़ा देखा और वह भौंचक्का रह गया। निंगशी ने आह भरते हुए कहा, सुयान। क्या? सुयान, तुम्हारा पहला प्यार? उसके बारे में क्या? वह मेरे दरवाजे के ठीक सामने है। लू जिंगली ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, क्या? वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? आधी रात को तुम्हारे दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जियो शी, मैं तुम्हारे लिए उसे पीटूंगा। निंगशी ने लू जिंगली को घूरा और लू टिंगजियाओ के पास गई। अभी लिटिल ट्रेजर को संभालने में मेरी मदद करो, मैं जाकर उससे जो भी मामला है निपटा लेती हूँ। मैं जल्दी आती हूँ। लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। मम्मा। लू जिंगली ने अपने भाई के सौम्य भाव को देखा, अपनी पत्नी के सामने उसके शांत व्यवहार से प्रभावित। उसके मन में शायद कोई तूफान उठ रहा था। सुयान अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट दबाए निंगशी के दरवाजे पर झुका हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने निंगशी को तभी देखा जब वह उसके ठीक सामने थी। उसने उसे देखते हुए कहा, जियोक्षी, तुम वापस आ गई। निंगशी ने हल्के से सिर हिलाया। क्या भोज खत्म हो गया? मैंने जुएलुओ को वापस यहाँ भेज दिया था, इसलिए मैंने भी यहाँ आकर तुमसे मिलने का फैसला किया। मुझे लगा था कि तुम बहुत पहले ही घर आ गई होगी। क्या कुछ हुआ है? सुयान चिंतित था। उसे नहीं पता था कि उसे लू जिंगली ने उठा लिया है। नहीं, वहाँ जाम लग गया था। क्या हुआ? निंगशी ने आधे मन से जवाब दिया। लू जिंगली घोंघे की गति से गाड़ी चलाते हुए घर के रास्ते भर उससे बातें करती रही। वहाँ अभी बहुत भीड़ थी और मुझे तुमसे ठीक से बात करने का समय नहीं मिला। सुयान ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह कुछ और कहना चाहता हो। काफी देर हो चुकी है, तुम मुझे यहीं क्यों नहीं बताते? सुयान हिचकिचाई। एक बात है जो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती थी, जियाओशी। मुझे डर है कि अगर तुम अभी निंग परिवार के पास वापस जाने का फैसला करोगी तो थोड़ा अजीब लगेगा। ओह, क्या अजीब बात है? निंगशी ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा। मंद रोशनी में उसकी चमकदार आंखें खूबसूरती से चमक रही थीं। सुयान की सांसें धीमी हो गईं और उसकी खूबसूरती ने उसकी सांसें चुरा लीं। वह लगभग भूल ही गया था कि वह क्या कहना चाहता था और थोड़ी देर बाद ही उसकी कल्पनाएं टूटीं। अध्याय 573 असामान्य आभा। अध्याय 573 असामान्य आभा। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा और हल्की सी खांसी। निंग इंटरनेशनल का ढांचा और नींव पिछले 5 सालों में रखी गई थी और अगर अचानक एक अतिरिक्त उत्तराधिकारी को समीकरण में डाल दिया गया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। निंगशी ने अपने सामने खड़े आदमी को चिढ़ाने वाली नजर से देखा और सहजता से उस पर एक हानिरहित वार किया। क्या होगा अगर मैं सचमुच निंग इंटरनेशनल चाहती? सुयान का चेहरा उसके सवाल सुनकर काला पड़ गया और उसने गंभीर स्वर में उसे डांटा, बकवास बंद करो जियाओशी, अब बहुत हो गया। अगर तुम ऐसा करने पर अड़ी रही तो अंत में तुम्हें ही नुकसान होगा। अगर तुमने उन्हें मिलने वाले लाभों को प्रभावित किया तो वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। निंगशी ने व्यंग्य किया। उनके लाभ? किसके लाभ? वह हमेशा ऐसे व्यवहार करता था जैसे कि उसे परवाह हो, लेकिन जैसे ही उसके लाभ की बात आती थी तो वह अपना रुख बदल लेता था। सुयान ने निंगशी की क्रोधित आंखें देखीं और उसने जल्दी से खुद को समझाया। तुमने मुझे गलत समझा है जियाओक्षी, मैं यह अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं निंग परिवार की संपत्ति के पीछे भी नहीं हूँ। बात बस इतनी है कि अगर तुम्हारा जुएलुओ से झगड़ा हो जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। निंगशी ने अपनी पीठ तानकर उसकी तरफ देखा। क्या बात है? क्या तुम्हारे पास निंग जुएलुओ के अलावा कोई और विकल्प है? सुयान ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली जब उसने लड़की को मुस्कुराते हुए और उसकी आंखों में उपहासपूर्ण तिरस्कार देखा। थोड़ी देर बाद वह शांत हुआ, आह भरी और लड़की की नजरों से बचने की कोशिश की। अगर समय पलट जाता तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। अगर उसे 5 साल पहले वाली बात को फिर से चुनने का मौका मिलता तो भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के निंग जुएलुओ को चुनता। निंग जुएलुओ की गलती के बावजूद वह उससे स्वार्थ की हद तक प्यार करता था और उसने दुनिया के कोने कोने तक उसकी रक्षा करने का फैसला किया। पर अब उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। जब से निंगशी वापस आई है उसकी नजर हमेशा उसी पर टिकी रहती है और उसके पास रहने की उसकी इच्छा बढ़ती जा रही है। उसे हमेशा से पता था कि उसे क्या चाहिए। निंग जुएलुओ उसके सपनों की औरत थी, उसकी आदर्श जीवन साथी। हालांकि किसी कारण से जो वह सोचता था कि वह हमेशा से जानता था, वह टूट रहा था। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए उसे इतनी रात को निंगशी को ढूंढने नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह आ गया। ये सब इसलिए क्योंकि वह उससे मिलना चाहता था, भले ही वह उसके साथ व्यंग्य करना चाहती थी। सुयान ने अपने अशांत हृदय को शांत किया और धीमे स्वर में बात करना शुरू किया। जियाओशी, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम इस बारे में सोचोगी। अगर तुम्हें कभी किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। वह अभी भी चुपचाप अपना संदेश देने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अब और क्या कहे। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बहुत देर हो चुकी है। शुभ रात्रि। कोने के आसपास से लू जिंगली की आंखों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जो हो रहा था और वह धीरे से बोला, मेरी छठी इंद्री एक असामान्य आभा को महसूस कर रही है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से सुयान निंगशी को देख रही है वह थोड़ा संदिग्ध है।
अचानक लू टिंगजियाओ ने हवा के एक तेज झोंके के साथ उस दबाव को छोड़ दिया जिसे वह पूरी रात दबाए हुए था। लू जिंगली घबरा गया। उसने अपना पसीना पोंछा और खुद से बुदबुदाया, मैं अब किस स्थिति में हूँ? भाई, क्या तुमने हाल ही में कुछ अजीब काम किया है? तुम सचमुच बदकिस्मत हो। तुम्हारे आसपास इतने सारे रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी हैं और किसी कारण से मुझे लग रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। मैं डर गया हूँ। अध्याय 574, क्या आपको मेरा भाई पसंद है? अध्याय 574, क्या आपको मेरा भाई पसंद है? निंगशी अपने घर में प्रवेश करने के बाद लिटिल ट्रेजर को कमरे में सुलाने के लिए ले आए। फिर उसने फ्रिज खोला और सूप बनाने के लिए सामग्री ढूंढी। लिटिल ट्रेजर की बदौलत उसने ढेर सारा खाना जमा कर लिया था। उसके फ्रिज में हर तरह की सामग्री मौजूद थी। दरअसल स्टीमबोट दावत बनाने के लिए ये किसी भी समय काफी थी। लू टिंगजियाओ ने स्वाभाविक रूप से उससे सब्जियां ले लीं और उन्हें धोने में मदद की। निंगशी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आस्तीनें ऊपर करने में मदद की। लू जिंगली को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा पहिया था, इसलिए वह लिविंग रूम में ही रहा और अकेले ही टेलीविजन देखता रहा। सामग्री जल्द ही तैयार कर ली गई। स्टीमबोट सूप बेस से एक सुगंधित गंध निकल रही थी जो अत्यंत आकर्षक थी। लू जिंगली अब और इंतजार नहीं कर सका, इसलिए वह दौड़कर मेज पर गया और देखा कि बर्तन दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक में साफ सूप बेस था और दूसरे में तीखा मसालेदार सूप। लू जिंगली उलझन में पड़ गया। जियाओ शीशी, तुमने दो सूप बेस क्यों बनाए? तुम्हारा भाई मसालेदार खाना नहीं खाता, उसने मेज सजाते हुए जवाब दिया। ओह, लू जिंगली ने चॉपस्टिक को काटा, फिर पूछा, जियाओ शीशी, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद है? निंगशी पानी पीते हुए घुट गई, लगभग अपनी जीभ काटने लगी। फिर उसने घबराकर लू टिंगजियाओ की तरफ देखा। तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, आप मेरे भाई के साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। लू जिंगली ने बुदबुदाया, क्या कोई ऐसा माथत होगा जो अपने बॉस को खुश नहीं करना चाहता? ज्यादा सोचो मत, ठीक है? अगर तुमने मुझ पर फिर से आरोप लगाया तो मैं तुम्हें अच्छी तरह पीटूंगी। निंगशी ने लू टिंगजियाओ को चॉपस्टिक की एक जोड़ी दी। जब उसने खुद को स्पष्ट किया, बॉस, उसकी बात मत सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार हूँ और तुम्हारे बारे में कभी अजीब विचार नहीं रखूंगी। लू टिंगजियाओ ने उससे चॉपस्टिक ले ली और उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लू जिंगली और निंग कसियावाक थे। कुछ देर खाने के बाद लू जिंगली ने संतुष्टि से अपने पेट पर हाथ फेरा, क्योंकि उसे फिर से गपशप शुरू करने की ताकत मिल गई थी। जियाओ शीशी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या सू यान के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? लू टिंगजियाओ का हाथ थोड़ा सा हिल गया जब वह निंगशी को कुछ सब्जियां परोस रहा था। मुझे कैसा लग रहा है? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अभी भी उससे उबर नहीं पाई हो? तुम मुझे ये बात इतनी स्पष्टता से क्यों कहलवाना चाहती हो? निंगशी ने आंखें घुमाई। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? लू जिंगली ने फिर से अपनी चॉपस्टिक काटी। क्यों नहीं, पहला प्यार अक्सर सबसे यादगार होता है ना? फिर उसने अपने भाई की तरफ देखा। निंगशी उसके भाई का पहला प्यार थी। सबको क्यों लगा कि वो अब भी सुयान से उबर नहीं पाए? पहले निंग तियानक्सिन और अब लू जिंगली। निंगशी ने भुने हुए आलू चबाते हुए असंतुष्ट भाव से कहा, दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें इतने सारे हॉट लड़के रहते हैं। मैं अब वो शर्मीली लड़की नहीं रही जो पहले थी। जब जंगल मेरा इंतजार कर रहा हो तो पेड़ पर बैठने का क्या मतलब है? ठीक है, मेरे मन में पहले से ही कोई ऐसा है जिसे मैं पसंद करती हूँ। लू जिंगली और लू टिंगजियाओ दोनों ने पूरी तरह ध्यान से अपनी पीठ सीधी कर ली। लू जिंगली इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। तो फिर ये कौन है? ये कैसा दिखता है? क्या ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? ऐसा कौन सा आदमी है जो भाईशी का दिल चुरा सकता है? जल्दी से बताओ। निंगशी लू जिंगली की उत्तेजना से परेशान थी। मुझे सोचने दो, जल्दी से। लू टिंगजियाओ चुपचाप वहीं बैठा रहा। वह आगे सुनना नहीं चाहता था, लेकिन वह जा नहीं सकता था। हालांकि वह जानता था कि जवाब से उसे दुख होगा। अध्याय 575, पत्नी ब्लाइंड डेट पर जा रही है। अध्याय 575, पत्नी ब्लाइंड डेट पर जा रही है। निंगशी ने अपनी ठुड्डी को छुआ और लू टिंगजियाओ को देखा। उसने जवाब देने से पहले बहुत ध्यान से सोचा। ये शक्तिशाली और दबंग है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, एक बुद्धिजीवी और योद्धा है, सौम्य और रोमांटिक है, स्मार्ट और बहादुर है, परिपक्व और स्थिर है, अद्भुत और दुर्लभ है, हर महिला का सपना है और कुल मिलाकर मानव जाति के लिए एक उपहार है। लू जिंगली और लू टिंगजियाओ अवाक थे। जब लू जिंगली को आखिरकार होश आया तो उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम किसी इंसान के बारे में बात कर रही हो? क्या तुम इतना बड़ा चढ़ाकर बात कर रही हो? लू टिंगजियाओ उस पल कैसा महसूस कर रहा था, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। निंगशी का वर्णन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन उसके वर्णन से ही पता चलता था कि वह व्यक्ति उसके दिल में कितना परिपूर्ण था। अगर तुम्हें पता होता कि वह कौन है तो तुम निश्चित रूप से यह नहीं सोचती कि मैं बड़ा चढ़ाकर कह रही हूँ। निंगशी बुदबुदाई। लू जिंगली ने पूछा, तो फिर वह कौन है? निंगशी ने आंखें मूंद लीं और लू जिंगली के मुंह में एक बटा बन ठूंस दिया। क्या तुम मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहते हो? प्लीज। लू जिंगली ने बन को एक झटके में निगल लिया और बुदबुदाई, चूंकि आपके पास पहले से ही कोई है जिसे आप पसंद करती हैं, तो क्या आप अभी भी उस ब्लाइंड डेट पर जा रही हैं? यदि वह उसके सपनों के आदमी के बारे में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता था तो इस जरूरी मिशन को स्पष्ट करना ही होगा। निंगशी ने आह भरी, मुझे अभी भी जाना होगा या मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, है ना? अगर मैं डेट पर जाने से बच गई तो क्या मैं अपने दादाजी को शर्मिंदा नहीं करूंगी?
लू टिंगजियाओ की बात सुनकर उसके चेहरे पर नरमी आ गई। दरअसल उसका जवाब उसकी उम्मीदों के मुताबिक था, लेकिन उसके अंदर एक अधिकार जताने की भावना थी जो सारी समझदारी पर भारी पड़ गई। हालांकि उसे उसकी वाजिब वजह पता थी, फिर भी उसके दिल को शांत करना मुश्किल था। कौन अपनी पत्नी का ब्लाइंड डेट पर जाना स्वीकार कर सकता है? अगले दिन सुबह निंग शी लिटिल ट्रेजर को अपने साथ स्टूडियो में काम पर ले आए। चूंकि उसकी एल्डर शी के पोते के साथ डेट थी, इसलिए उसने लिटिल ट्रेजर को भेजने के लिए शाम को लूक ऑपरेशन का चक्कर लगाया। हालांकि यह कंपनी में उसका पहला दौरा नहीं था, फिर भी जब भी वह वहां जाती कई आंखें उसे देखती रहती। सभी उसका मुखौटा उतारकर देखना चाहते थे कि वह कौन है। ऊपर जाकर लिफ्ट से बाहर आते ही एक युवा लड़की ने अचानक हिम्मत जुटाई और उनके सामने आकर बोली, मिस सू, मुझे आपकी फिल्में बहुत पसंद हैं। क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देने में मदद कर सकती हैं? निंग शी ने अपनी भौहें उठाईं। मिस सू, कौन? क्या ये हो सकता है? निंग शी को तुरंत समझ आ गया। क्या उसे सू यिमो समझ लिया गया था? जब उसने लड़की के चेहरे पर उत्सुकता देखी तो उसका दिल उसे अस्वीकार करने का नहीं हुआ। दरअसल वह जानती थी कि यह लड़की असल में उसका ऑटोग्राफ नहीं चाहती थी। वह जानबूझकर अपनी पहचान जांचने आई थी। अगर उसने ऑटोग्राफ दिया होता तो वह चुपचाप मान लेती कि वह सू यिमो है। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो जाहिर है कि वह सू यिमो नहीं थी। जैसे ही वह वहां खड़ी होकर सोच रही थी कि क्या करना है, लू टिंगजियाओ उसकी ओर आया। जब लड़की ने लू टिंगजियाओ को आते देखा तो वह खरगोश से भी तेज भाग गई। निंग शी को ठीक से समझ नहीं आया कि वह कैसे गायब हो गई, लेकिन उसकी परछाई कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। उसने उस लड़की को भागने के लिए दोषी नहीं ठहराया क्योंकि बॉस आज अच्छे मूड में नहीं था। आज सुबह ही उसने कई विभागों के मैनेजरों को रुलाया था और वो तो बस एक मामूली सेक्रेटरी थी, इसलिए उसका एक और शिकार बनने से बचने के लिए स्वाभाविक था कि वो उससे जितना हो सके उतना दूर छिप जाए। लू टिंगजियाओ ने निंग शी को लिटिल ट्रेजर को उठाते देखा और उसके चेहरे पर तनाव आ गया। वो तो पहले से ही इतना बूढ़ा हो गया है, क्या उसे अब भी उठाने की जरूरत है? लिटिल ट्रेजर ने अपना सिर निंग शी के कंधे पर और गहराई से गड़ा दिया और अपराधबोध से देखने लगा। आंटी शियाओ शी, पापा मुझे डांट रहे हैं।